चलिए, गुड इवनिंग सभी को। आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास से हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे यूजेस ऑफ सम प्रेपोजिशंस। ठीक है, ये कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस होती हैं जिनके यूजेस पे बेस हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, कॉमन एरर्स में आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के कहीं भी आ सकते हैं। तो हमें इनको आज से इन्हीं को डिस्कस करना शुरू करना है। ठीक है, चलिए। देखो, फर्स्ट सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे जिन प्रेपोजिशंस को। गुड इवनिंग बच्चे। जिन क्वेश्चंस को आज हम सबसे पहले डिस्कस करना शुरू करेंगे वो हमारी प्रेपोजिशन। अच्छा, कलर तो चूज करना ही नहीं है। हम्म, वो है थ्रू और अक्रॉस। ठीक है, थ्रू एंड अक्रॉस। अब देखिए, इनके कॉमन यूजेस क्या होते हैं वो हमने सामने मेंशन भी कर रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। थ्रू का यूज हम करते हैं बेसिकली तब जब हमें किसी मोशन को रेफर करना हो। मोशन का मतलब समझ रहे हो, मूवमेंट। ठीक है, अच्छा, या फिर जब हमें किसी मीन्स को रेफर करना हो। मीन्स का मतलब जिससे होके कोई, मतलब मीन्स का मतलब साधन होता है। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हम जिस मीडियम का यूज करते हैं वो मीन्स होता है। अक्रॉस का मीनिंग, अक्रॉस का यूज भी हम मोशन के लिए करते हैं, लेकिन इसका यूज हम करते हैं बेसिकली जब हमें ये मीनिंग कन्वे करना हो, ऑन द अदर साइड। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एक साइड से दूसरी साइड तक। एक मिनट, एक मिनट बच्चों, आप लोग तब तक देखना। चलो ठीक है, वापस आ गया। एक फोन आ गया था जरूरी। राम राम भाई। बेटा, आवाज इसलिए नहीं आ रही थी कि मैंने ना ये माइक ऑफ कर दिया था, क्योंकि मैं फोन पे किसी से बात कर रहा था। ठीक है, चलो। आज तबीयत क्या थोड़ा गले में खराश सी है। चलो खैर, उससे खैर कोई नहीं है, हम लोग डिस्कस तो कर ही लेंगे। देखो, सब फिर से एक बार बता देता हूँ मैं, फिर से ध्यान से सुनना। थ्रू प्रेपोजिशन का यूज हम मोशन के लिए करते हैं, क्रॉस का यूज भी मोशन के लिए करते हैं। मोशन का मतलब मूवमेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा हम थ्रू का यूज मीन्स को रेफर करने के लिए भी करते हैं, और अक्रॉस का यूज हम फ्रॉम वन साइड टू द अदर का मीनिंग कन्वे करने के लिए भी करते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से अप्लाई किया जाता है क्वेश्चंस में, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक क्वेश्चन देखें। ही वॉक्ड डैश अ डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, दूसरा, ही वॉक्ड डैश अ वास्ट फील्ड। अभी जो वॉक हमने लिखी ना वर्ब, ये वर्ब मोशन की वर्ब होती है। वॉक का मतलब होता है मूव करना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। बेटा, ठंड नहीं बढ़ गई है, लेकिन ये जाती हुई ठंड है ना, इसने पता नहीं थोड़ा सा हिला दिया अंदर से। तो रिस्क लेने के मूड में हूं नहीं। तो खैर, तो वॉक वर्ब मोशन की वर्ब होती है। वॉक का मतलब होता है मूव करना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करना। ठीक है, यहाँ पे जो हमने डेंस फॉरेस्ट लिखा और वास्ट फील्ड लिखा, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे होकर कोई पर्सन मूव कर रहा है। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि थ्रू का यूज करना है उन ऑब्जेक्ट्स के साथ में जो थ्री डायमेंशनल हो, और अक्रॉस का यूज करना है उनके साथ में जो टू डायमेंशनल हो। ठीक है, टू डायमेंशनल का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जिनमें केवल लेंथ एंड ब्रेथ होती है, मतलब जो प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं।
थ्री डायमेंशनल वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें लेंथ ब्रेथ के साथ में एरिया होने के साथ साथ में वॉल्यूम भी होता है, डेप्थ भी होती है, ठीक है। अब जैसे फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट हम कहते हैं ग्रुप ऑफ ट्रीज को, ठीक है। हाँ तो ग्रुप ऑफ ट्रीज को फॉरेस्ट कहते हैं। तो ट्रीज जो होते हैं वो 3D होते हैं, हाइट भी होती है ना उनमें। तो अगर हमें फॉरेस्ट का लिखना पड़े तो थ्रू लिखना। अच्छा, फील्ड जो होता है, फील्ड का मतलब होता है मैदान, ठीक है। तो ये 2D होता है तो इसके साथ में क्रॉस लिखना। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझ लो कि 3D ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके थ्रू मोशन हो तो लिखना है उसके लिए थ्रू, 2D ऑब्जेक्ट्स हो तो उनके लिए लिखना है अक्रॉस, ठीक। अब मैं तुम्हें, ये तो खैर डिफरेंस समझने के लिए था। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताता हूं जो एसएससी के किसी पेपर में आया कभी। क्वेश्चन ये है, द सोल्जर्स, या तो सोल्जर्स लिखा रहा होगा या आर्मी लिखा रहा होगा, ठीक है। द सोल्जर्स मार्च्ड डैश द सिटी। द सोल्जर्स मार्च्ड, ध्यान से सुनना समझना, जो बातें बोली जाएंगी जो हम कहेंगे वो ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है। हाँ, उस पर ध्यान देना, सुनने पे ज्यादा ध्यान देना। द सोल्जर्स मार्च्ड डैश द सिटी। अब सिटी का मतलब शहर हो गया। अब शहर तो प्लेन तो होता नहीं, मतलब ऐसा तो होता नहीं खाली मैदान पड़ा तो हमसे सिटी कहेंगे। सिटी वो होती है जिसमें बिल्डिंग्स हो, हॉस्पिटल्स हो, वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। तो सिटी 3D होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया थ्रू। हालांकि उस पेपर में जिसमें क्वेश्चन आया ना, उसमें जो आंसर दिए थे प्रिपोजिशन, उनके हिसाब से इसमें थ्रू ही होना चाहिए था। हालांकि लेकिन इसमें एक प्रिपोजिशन हम और यूज अभी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसमें टूवर्ड्स का यूज कर सकते हैं डायरेक्शन शो करने के लिए मोशन की। अदरवाइज तो वो जो ऑप्शन उसमें मुझे लगता है दिए थे, उसमें थ्रू था, अक्रॉस था, अलोंग था, ठीक है। तो अलोंग तो आ नहीं सकता क्योंकि अलोंग का यूज हम करते हैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पैरेलल मोशन शो करने के लिए जो लाइन लाइक हो, जैसे रोड है, ठीक है। उसके अलोंग मोशन हो सकता है, लेकिन सिटी जो है ना वो लाइन नहीं है, वो एक एरिया है। अच्छा, 3D एरिया है तो इसीलिए हम उसके साथ थ्रू लिख देंगे। जैसे डेंस फॉरेस्ट होता है ना 3D, तो उसके साथ में हमने लिखना है थ्री। द सोल्जर्स मार्च्ड थ्रू द सिटी। तो जो 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में हमें लिखना है अक्रॉस। जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हाइट भी होती है, उनके साथ हमें लिखना है थ्रू। एक फोर्थ एग्जांपल देखो और मेरी तरफ से। लाइट कैंट पास डैश अ मेटल शीट। लाइट कांट पास डैश अ मेटल शीट, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो मेटल शीट जो होती है वो बहुत थिकनेस उसकी कम होती है, ठीक है। तो उसको 2D मत मानना, कहीं इस चक्कर में तुम उसको 2D मान लो। वो 3D होती है। मेटल शीट जो होती है वो 3D होती है। इवन वो छोड़ो, जो हमारी नोटबुक्स में पेजेस होते हैं वो पेज भी 2D नहीं होते, वो भी 3D होते हैं, क्योंकि थिकनेस तो उनमें भी होती है। वो अलग बात है, बहुत कम होती है लेकिन होती है। सीधे शब्दों में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एनीथिंग विच वी कैन गेट होल्ड ऑफ, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम हाथ से होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो 3D होती है। ये हमेशा ध्यान रखना। तो जैसे पेज को हम हाथ से पकड़ सकते हैं, पलटते हैं ना पकड़ के, तो वो 3D है। मेटल शीट को भी हम पकड़ सकते हैं, उठा के इधर से उधर रख सकते हैं, तो वो 3D है। तो यहाँ पे हमें प्रिपरेशन लिखनी पड़ेगी थ्रू। तो कोई भी जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में थ्रू का यूज किया करो। अगर उसके थ्रू कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई 3D ऑब्जेक्ट है और उससे कोई चीज मूव कर रही है, होते हुए उसके थ्रू कोई चीज मूव कर रही है, मोशन में है, तो थ्रू प्रिपरेशन का यूज करना। एक दूसरी चीज भी समझना, ये जो हमारा मीनिंग है ना, गो वाया समथिंग, ध्यान से देखो, हमें यही मीनिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड भी है। जैसे मेटल शीट होती है ना, अगर रेज ऑफ लाइट पास करेगी तो इस साइड से एंट्री करके उस साइड निकल जाएगी। तो ये देखो, उसको थ्रू कर गया। थ्रू का मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ निकल गया। तो ये जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनके लिए थ्रू का यूज क्या करो। एक तो ये ध्यान रखना 2D 3D का डिफरेंस। उसके अलावा एक और देखो, समझते हैं। हमने लिखा देयर इज एन FOB डैश द रोड। देयर इज एन FOB डैश द रोड। दूसरा हमने लिखा देयर इज अ शॉप डैश द रोड। देयर इज एन FOB डैश द रोड, देयर इज अ शॉप डैश द रोड। अब यहां पे इसे ऐसे समझना, मान लो ये एक रोड हो गया, ठीक है। और हम रोड के इस साइड हैं स्पीकर, ठीक है। और एक इस साइड में शॉप है, और हम ये बता रहे हैं। तो देखो, हम रोड के इस साइड है, शॉप उस साइड है,
तो ऑन द अदर साइड वाला मीनिंग चाहिए होगा, तो हमने लिख दिया अक्रॉस। देयर इज अ शॉप अक्रॉस द रोड। ठीक है। दूसरी चीज एक और समझना। अब हम कहें एफओबी, जो बच्चे समझ गए हो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं। एफओबी का मतलब होता है फुट ओवर ब्रिज। फुट ओवर ब्रिज, जैसे रोड होता है ना, तो रोड के ऊपर से पार करने के लिए जो पैदल चलने वाले रोड होते हैं, तो अगर उनको एक साइड से दूसरी साइड रोड के जाना है, तो या तो वो रोड से भाग कर जाएंगे, जिसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो क्या होता है, कई जगह पे फुट ओवर ब्रिज बना दिए जाते हैं। फुट ओवर ब्रिज ऐसा होता है कि आदमी जो पैदल है चलने वाला, वो इस साइड से ऊपर जाएगा और ब्रिज के थ्रू उस साइड चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, फुट ओवर ब्रिज जो होता है वो रोड की इस साइड से उस साइड तक होता है, दोनों साइड को कनेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, तो दोनों साइड के लिए जैसे हमने लिखा ना, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, तो अगर हमें ये मीनिंग कन्वे करना है कि वन एंड टू द अदर एंड, वन साइड टू द अदर एंड, तो भी अक्रॉस का ही यूज किया करो। अब एक तो हमें अक्रॉस का ही मीनिंग ध्यान रखना था, ये सीखना था कि भाई अक्रॉस का मतलब फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड भी होता है, ये सीखने के लिए हमने एग्जांपल लिखा। नहीं तो दूसरी चीज देखो, ये जो रोड होता है ना, ये 2D होता है, रोड 3D नहीं होता है। ठीक है। रोड जो होता है ना, वो प्लेन पे एग्जिस्ट करता है, उसमें हाइट या डेप्थ नहीं होती। तो वैसे भी रोड जो होता है वो 2D होता है, तो हम नहीं लिख सकते थे इसके साथ में अक्रॉस। ठीक है, वो मतलब थ्रू नहीं लिख सकते थे क्योंकि 2D होता है। ठीक है, राम राम बच्चा। उससे ज्यादा जरूरी एक और चीज जो समझनी है, ये जो थ्रू होती है ना, ये प्रेपोजिशन मोशन के लिए होती है, अक्रॉस मोशन के लिए भी होती है। ठीक है। लेकिन इनमें एक डिफरेंस और होता है। अक्रॉस जो होती है, ये प्रेपोजिशन पोजीशन की भी होती है। पोजीशन का मतलब होता है स्टेट। ठीक है। तो जो थ्रू और अक्रॉस हैं, ये दोनों प्रिपरेशन मोशन के लिए हम यूज करते हैं, इनके थ्रू हम मूवमेंट या मूविंग बॉडीज को रेफर करते हैं। लेकिन इनमें से जो अक्रॉस है ना, ये स्टेट के लिए भी यूज होती है। स्टेट का मतलब समझ रहे हो, पोजीशन। तो अब रोड का होना है, एफओबी का होना है, ये मूवमेंट नहीं है, क्योंकि शॉप मूव नहीं कर रही है, फुट ओवर ब्रिज भी मूव नहीं कर रहा, वो फिक्स है, स्टेटिक है। तो ऐसी कंडीशन में क्रॉस का यूज क्या करो, क्योंकि जो थ्रू प्रिपरेशन होती है वो मोशन या मूवमेंट की प्रिपरेशन होती है, स्टेट के लिए उसका यूज मत क्या करो। ठीक है। अगर हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की स्टेट डिस्क्राइब करनी है, जैसे शॉप की स्टेट डिस्क्राइब करनी है, पोजीशन डिस्क्राइब करनी है, फुट ओवर ब्रिज की पोजीशन डिस्क्राइब करनी है, तो अक्रॉस का यूज करना। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो यहाँ पे समझाई जा रही है, इनका ध्यान रखना। एक और एग्जाम्पल देखो। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, आई गॉट दिस न्यूज दैट्स अ फ्रेंड ऑफ माइन। आई गॉट दिस न्यूज दैट्स अ फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, जैसे हमने ये लिख दिया। अब देखो, जैसे हमने कहा था थ्रू का यूज हम मीन्स के लिए करते हैं। मीन्स का मतलब होता है मीडियम, जिससे होकर कोई चीज मूव करती है आगे। अब जैसे मान लो मुझे कोई न्यूज मिली है, तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूज कहीं से आनी शुरू हुई होगी। अच्छा, न्यूज अगर हम तक पहुंचेगी, तो हम तक पहुंचने के लिए इसको कोई ना कोई मीन्स भी चाहिए, अपने आप तो न्यूज चल के नहीं आ सकती। अब वो मीन्स मान लो बीच में कुछ भी हो गया, जिससे होके वो न्यूज हम तक आ गई। हो सकता है वो मेरा कोई फ्रेंड हो गया जिसने मेरे तक वो न्यूज पहुंचा दी, हो सकता है वो रेडियो हो गया, हो सकता है वो टीवी हो गया, हो सकता है वो न्यूज़पेपर हो गया, कुछ भी हो गया। तो जो भी मीन्स है जिसके थ्रू मैंने उस न्यूज को रिसीव किया है, उसके लिए प्रिपरेशन थ्रू लिखा करो। तो हम लिखेंगे, आई गॉट दिस न्यूज थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन, आई गॉट दिस न्यूज थ्रू रेडियो, आई गॉट दिस न्यूज थ्रू टीवी, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो जब हमें किसी मीन्स को रेफर करना हो, ठीक है, तो भी थ्रू का यूज किया करो। एक और एग्जांपल से इसी बात को समझना। द थीव्स एस्केप्ड डैश द ओपन विंडो। द थीव्स एस्केप्ड डैश द ओपन विंडो। मान लो किसी घर में चोर है। ठीक है। मान लेते हैं किसी घर में चोर है, और चोर को भागना है, कोई आ गया या कोई मतलब ऐसा हो गया। अब उसको भागने के लिए ऐसा तो है नहीं कि दीवार से पार चला जाएगा, दीवार से तो पार जा नहीं सकता। ठीक है। तो उसको कोई एक मीन्स चाहिए जिसके थ्रू वो एस्केप करे। अब मान लो उसको विंडो ओपन मिल गई, खुली हुई विंडो। तो वो जो ओपन विंडो है ना, वो मीन्स है जिसके थ्रू वो एस्केप कर रहा है, थ्रू। तो जो मीन्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं, उनके लिए भी प्रिपरेशन थ्रू का यूज किया करो। एक और एग्जांपल से बात समझना। ही स्वयं डैश द रिवर। हमें ब्लैंक फिल करना है। ठीक है। 'He' swam dash the river. 'He 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 swam dash the
अब देखो यहाँ पे समझना इंग्लिश में कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मान लो कुछ लोग हैं कहीं घूमने गए, आउटिंग पे गए, पिकनिक पे गए, इनको कोई लेक वगैरह मिली और इन्होंने इस लेक में स्विम किया। तो लेक एक एरिया हो गया, एक रीजन हो गया जिसके अंदर इन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म की, तो हम लिख देंगे इन। अब इसी तरीके से मान लो ये लोग आगे गए और इनको एक रिवर मिल गई, तो इन्होंने रिवर में भी स्विम किया, तो रिवर भी एरिया हो गया। तो हम एक तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिपरेशन इन। ठीक है, एक तो हम प्रिपरेशन इन लिख सकते हैं क्योंकि जो स्विम करना है ना वो एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को किस एरिया में किस रीजन में परफॉर्म किया गया, वो एरिया कोई पॉन्ड हो सकता है, कोई लेक हो सकती है, ठीक है, और कोई रिवर भी हो सकती है, तो हमने इन लिख दिया। अच्छा, फिर मान लेते हैं कि दूसरी सिचुएशन की हम किसी पर्सन को चेस कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं हम किसी पर्सन का, और जब तक हम रिवर के इस साइड आए तो हमने देखा वो पर्सन जिसका हम पीछा कर रहे थे उस साइड पहुंच गया। अब ऑब्वियस ही बात है वो पर्सन रिवर को जंप तो नहीं कर गया होगा, रिवर को तो आदमी जंप नहीं कर सकता, ठीक है, तो तैर कर ही गया होगा, तो हमने स्विम वर्ब भी लिख दी। लेकिन एक्चुअल में हम स्विम वर्ब के थ्रू एक्टिविटी को रेफर नहीं कर रहे, हम रेफर कर रहे हैं अपनी और उस पर्सन की पोजीशन को, कि हम रिवर के इस साइड रह गए और वो उस साइड पहुंच गया। ठीक है, तो अगर हम उसकी एक्टिविटी ऑफ स्विमिंग को रेफर ना करके अपनी और उसकी पोजीशन को रेफर कर रहे हैं तो हमें अक्रॉस लिखना पड़ेगा। अक्रॉस क्यों? ऑन दी अदर साइड, हम इस साइड है वो उस साइड है, तो अक्रॉस लिख देंगे। अच्छा, अब मान लो हम उसकी और अपनी पोजीशन को ना रेफर करें, जब भी हम स्विम करते हैं तो स्विम करने के लिए हमें वाटर चाहिए, ऑब्वियस बात है, हवा में कोई स्विम नहीं कर सकता, लैंड पे कोई स्विम नहीं कर सकता। स्विम करने के लिए यू नीड मीन्स आपको लिक्विड चाहिए। ठीक है, जनरली तो आदमी पानी में ही स्विम करता है, मान लो कोई आदमी है मदर डेयरी के टैंक में कूद गया, दूध भरा था उसमें स्विम कर रहा है, मतलब चूहा वगैरह नहीं कई बार गिर पड़ता है, तो अब अगर कोई पर्सन स्विम करेगा तो उसको कोई ना कोई लिक्विड चाहिए एज अ मीन्स जिसको वो यूज करे स्विम करने के लिए, तो हम थ्रू भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रिपरेशन वगैरह फिक्स नहीं होती, वो मतलब कॉन्टेक्स्ट पे वेरी करती रहती हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी वो हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम होते हैं थर्ड पर्सन। ये जो सेंटेंसेस हम चेक करते हैं जिनको हम सही गलत बताते हैं, ना तो हम होते हैं इनके लिए फर्स्ट पर्सन, ना होते सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये जो हम प्रिपरेशन इन लिख रहे हैं जस्टिफाइबल है तो सही है, क्या अक्रॉस जस्टिफाइबल है तो सही है, थ्रू जस्टिफाइबल है तो है सही है। तो जब तक हमें कॉन्टेक्स्ट ना दिया गया हो तब तक हमें अपने आप सपोज करके देखना पड़ता है कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट वहां पे जो दिया गया है सही हो सकता है। तो वो जो भी है सही है, इन लिखा तो सही है, क्रॉस लिखा तो सही है, थ्रू लिखा तो सही है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है वो तुम समझ लेना। अब मान लो अगर कोई कॉन्टेक्स्ट किसी ने मेंशन कर रखा हो तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन लिख लेना, अगर नहीं कोई कॉन्टेक्स्ट दे रखा है तो इन अक्रॉस थ्रू जो भी लिखा है वो सही है। ठीक है, तो ये थ्रू अक्रॉस के यूजेस हो गए, इनका ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आगे अगले ही है, ये हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, ओवर अंडर अब बिलो। ठीक है, देखो सबसे इनमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है? ओवर अंडर का यूज हम करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करने के लिए जो वर्टिकल पोजीशन में होते हैं। वर्टिकल का मतलब ये होता है, वर्टिकल का मतलब होता है ये एक्सिस, ठीक है, और इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा ओवर अंडर, तो ओवर अंडर जो होते हैं वर्टिकल पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रिलेट करने के लिए लिखे जाते हैं। अच्छा, अब बिलो का यूज हम कब करते हैं? अब बिलो का यूज जनरली हम तब करते हैं जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को रेफरेंस टू स्टैंडर्ड मान लेते हैं, मतलब स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में बाकियों को रिलेट करते हैं, तो हम ओवर अंडर का यूज करते हैं, अब बिलो का सॉरी यूज करते हैं। अब ये बात मैं एग्जांपल से बताता हूँ, पहले यही डिफरेंस समझा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, द स्काई इज डैश आवर हेड्स। ठीक है, द स्काई इज डैश आवर हेड्स। दूसरा, द वाटर लेवल इज डैश द डेंजर पॉइंट, डेंजर पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट लिखा लास्ट में। अब देखो हमें पता है कि स्काई यहाँ है और हम यहाँ पर हैं, हम ग्राउंड पे हैं और हमारे अबव स्काई है। ठीक है, ऊपर स्काई है, तो हमारे और स्काई के बीच में एक वर्टिकल गैप है। अब हमारा सर कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं कि हम अपने सर से रिलेट करेंगे इस स्काई को। ठीक है, तो ये जो बीच में वर्टिकल गैप है ना, इसके लिए हम प्रिपरेशन यूज करते हैं ओवर या अंडर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओवर, द स्काई इज ओवर आवर हेड्स। ठीक, जैसे अभी मैं यहाँ पे मान लो खड़ा हूं, तो ये जो पंखा है मान लो फैन है, तो फैन इज ओवर आवर हेड। तो अगर कोई दो चीजें इस तरीके से वर्टिकली पोजिशन हो कि उनके बीच में एक वर्टिकल गैप हो, तो उसके लिए प्रिपरेशन ओवर अंडर का यूज क्या करो।
जो नीचे है उसके लिए अंडर, जो ऊपर है उसके लिए ओवर। तो हमने लिख दिया द स्काई इज ओवर आवर हेड्स। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने लिखा था वाटर लेवल इज डैश द डेंजर पॉइंट। अब देखिए जो रिवर्स होती है ना, रिवर्स, रिवर्स के साइड में मार्किंग होती है, कि स्केल होता है, मार्किंग होती है। अगर तुमने कभी देखा हो ब्रिज वगैरह होते हैं तो वहां पे होती है मार्किंग। उसमें के एक कोई पॉइंट होता है, डेंजर पॉइंट होता है, डेंजर पॉइंट। मतलब अगर वाटर लेवल उस पॉइंट को टच कर गया तो इसका मतलब वो जो आसपास के इलाके हैं ना उनमें बाढ़ का खतरा है, ठीक है, डेंजर है। अब ये जो डेंजर पॉइंट होता है ना, ये एक स्टैंडर्ड पॉइंट होता है। अब कुछ भी जो इससे बियॉन्ड चला गया वो अबव हो गया, कुछ भी ऐसा जो इसके बिलो रह गया, मतलब विद इन रह गया तो वो बिलो हो गया। तो ये इस पॉइंट के नीचे हो गया बिलो, और इसके बियॉन्ड हो गया अबव। तो अगर हम कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड ले लें और उस फिक्स स्टैंडर्ड से हमें किसी चीज को रिलेट करना हो तो फिर अबव बिलो का यूज किया करो। तो यहां पे हम लिख देंगे अबव डेंजर पॉइंट। ठीक है, ये समझना। फिर चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं। फिर हमने एक थर्ड एग्जांपल लिखा। फिर हमने एक थर्ड एग्जांपल लिखा। हिज परफॉर्मेंस was dash my expectations। ठीक है, एक और लिखा। द क्लिफ, अब ये जो लिख रहा हूं ये पेपर में आया वो क्वेश्चन है। द क्लिफ हंग डैश द सी। एक और लिख देता हूं। दिस प्लेस इज डैश 300 मीटर्स। एक मिनट, यहां पे डैश नहीं छोड़ना है, ये गलती से छूट गया। दिस प्लेस इज 300 मीटर्स डैश द सी। तो हमने लिखा हिज परफॉर्मेंस वॉज डैश माई एक्सपेक्टेशंस। द क्लिफ हंग डैश द सी एंड दिस प्लेस इज 300 मीटर्स डैश द सी। अब देखो यहां पे समझना। सबसे पहले फिफ्थ एग्जांपल ऐसे समझना है। जैसे हमने लिखा दिस प्लेस इज 300 मीटर्स डैश द सी, ये लिख दिया हमने। देखो सी हमने यहां भी लिखा है और यहां भी लिखा है। और ये मैंने बताया कि जो फोर्थ क्वेश्चन है पेपर में आया हुआ है। अब इसको समझना है दोनों को, पहले इन दोनों को कंपेयर करके समझते हैं। तुम में से ज्यादातर बच्चे बात जानते होंगे कि जो अर्थ के ज्योग्राफिकल पॉइंट्स होते हैं, जो अल्टीट्यूड्स वगैरह होते हैं, उनका स्टैंडर्ड जो होता है ना वो सी होता है। मतलब उनको सी से मेजर किया जाता है। जैसे कोई प्लेट्यू है, कोई हिल है, कोई माउंटेन है, उसकी हाइट क्या है, तो उसका रेफरेंस जो होता है वो सी होता है। क्योंकि जो वर्ल्ड के सारे सीज है ना वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और वाटर का लेवल जो होता है ना वो इवन होता है। वाटर लेवल जो होता है वो हमेशा इवन होता है। लैंड तो कहीं पे चलो गहरा है, कहीं ऊंचा है, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे फील्ड हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, लेकिन वाटर जो होता है हमेशा इवन होता है। तो ये जितने ज्योग्राफिकल लोकेशंस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, इनके जो अल्टीट्यूड्स एक्सप्रेस किए जाते हैं, जैसे अगर तुम देखते होगे रेलवे स्टेशन वगैरह पे लिखा होता है कि ये स्टेशन इतना समुद्र तल से ऊंचाई पे है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो सी होता है वो स्टैंडर्ड और रेफरेंस होता है। तो इसके साथ तो हम लिखेंगे अब या बिलो। अब लिख दो या बिलो लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे देखें तो जो सी है वो क्लिफ है। क्लिफ को हम कम से कम सी से रिलेट करके तो नहीं बता पा रहे होंगे कि सी के रेस्पेक्ट में वो कहां है कहां नहीं है। अच्छा, दूसरा हमने यहाँ पे एक वर्ब लिखी है हंग। इसका मतलब लटकना होता है। अब कोई भी चीज अगर हैंग करेगी ना तो हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे हैंग करेगी। जैसे कई बार देखा होगा तुमने, समुद्र के किनारे एजेस वगैरह होती है ना बड़ी बड़ी चट्टानों की, ठीक है, वो निकली होती हैं। नीचे समुद्र होता है, ऊपर हवा में वो होती हैं चट्टाने, ठीक है, क्लिफ, तो उन्हीं को कहते हैं क्लिफ। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे सी और क्लिफ है ना, इनके बीच में वर्टिकल गैप होगा। अगर कोई चीज हैंग कर रही है तो ऑब्वियस बात है बीच में वर्टिकल गैप होगा। ठीक है, अब आएगा ओवर। तो सी वहां भी लिखा, सी यहां भी लिखा, ठीक है, लेकिन वहां ओवर आएगा, यहाँ अब आएगा, क्योंकि वो जो हम सी एक्सप्रेस कर रहे यूज कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट, उसका रिलेशन अलग अलग है। क्लिफ से उसका रिलेशन अलग है, क्योंकि क्लिफ और सी के बीच में एक वर्टिकल गैप है। कोई भी चीज हैंग करती है ना वर्टिकल एक्सिस पे, तो हमने ओवर लिख दिया। लेकिन दिस प्लेस का मतलब कोई शहर या कोई भी जगह। तो जो भी प्लेस है ना वो और सी के बीच में वर्टिकल गैप नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्लेस हवा में लटका हो और सी उसके नीचे हो। ठीक है, हाँ। क्लिफ का मतलब बच्चे चट्टान होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने अब लिख दिया। अब आते हैं हमने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन ले तो चले गया, खैर कोई नहीं, मैं लिख देता हूं, मुझे याद है। थर्ड क्वेश्चन हमारा यह था, हिज परफॉर्मेंस was डैश माई
एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, ये था। अब देखो, एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस, इन दोनों के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों वर्टिकल पोजीशन में थे। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। परफॉर्मेंस एक एक्टिविटी है, एक्सपेक्टेशन मेंटल स्टेट है। तो पहली बात तो हम ये कह नहीं सकते कि भाई एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस जो है फिजिकल स्टेट में है। मतलब क्योंकि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, तो हम इनको ज्योमेट्री के थ्रू रिलेट नहीं कर सकते कि वर्टिकल एक्सिस में है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। अब यहाँ पे देखो, मान लो कोई पर्सन है, हमने उसके बारे में एक एक्सपेक्टेशन रख लिया कि भाई ये पर्सन है 65% तक परफॉर्म कर सकता है, मतलब इसके 65% तक स्कोर आ जाएगा। अब मान लो जो हमने एक मेंटली स्टैंडर्ड अपने दिमाग में सेट कर लिया था ना उस पर्सन के बारे में, वो उसके बियॉन्ड चला गया, 80% ले आया, या उसके विद इन रह गया, 50% ही रह गया। तो ये जो हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारा एक सेट स्टैंडर्ड था, पहले से हमने एक रेफरेंस मान लिया था, स्टैंडर्ड सेट कर लिया था। अगर उसके आगे चला गया तो अब उससे कम रह गया तो बिलो, ये अंडर नहीं आता बेटा, अंडर नहीं आता स्टैंडर्ड के लिए। अब बिलो का यूज क्या करो, ठीक है, बिलो आ सकता है फिफ्थ में, अंडर नहीं। सुनते नहीं हो दूसरे के, दूसरा कहता है उसके सुनते सुनते नहीं हो क्या। हिज परफॉर्मेंस वॉज अब माई एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो एक तो परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं होते जिनको हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस पे रिलेट कर पाए। और दूसरा ये एक मेंटल स्टैंडर्ड है कि हमने किसी कार्य में एक मेंटल स्टैंडर्ड सेट कर लिया, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। 5 हो गए थे, अब मैं 6 क्वेश्चन लिख देता हूँ। 6 क्वेश्चन हमने लिखा, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, ठीक है, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। 7th, देयर इज अ कैट डैश द टेबल। ये देखो, देयर इज अ कैट डैश द टेबल। देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, देयर इज अ कैट डैश द टेबल। एक बार इन ब्लैंक्स को फिल करो तो अगर तुम्हें कुछ समझ में आए। ये जो हमारे ब्लैंक्स हैं, ठीक है, 6th और 7th क्वेश्चन के, इन ब्लैंक्स को फिल करो। देखो हमें इनको फिल करने के लिए क्या प्रिपरेशन सुटेबल यूज कर सकते हैं। हरिओम। इनको ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हम कौन सी सुटेबल प्रिपरेशंस का यूज कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझना, ब्रिज को हम स्टैंडर्ड या रिवर को हम स्टैंडर्ड ब्रिज के लिए नहीं मान सकते। वो दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं और इनमें से कोई एक दूसरे का स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा हमें पता है कि ब्रिज जो होता है वो हायर स्टेट में होता है और रिवर उसके नीचे होती है, क्योंकि नीचे ब्रिज तो बनाना लॉजिकली नहीं होता, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिपरेशन लिखेंगे ओवर। ब्रिज और रिवर के बीच में एक वर्टिकल गैप होता है, ठीक है। अब ब्रिज के थ्रू लोग रिवर को क्रॉस करते हैं, तो हम लिखेंगे ओवर। हालांकि अब देखो, जैसे मान लो ये रिवर है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने ब्रिज बना दिया, तो हमें पता है इन दोनों के बीच में वर्टिकल गैप होगा, तो हमने ओवर लिख दिया। लेकिन अगर हम मान लो ये रिलेशन शो करें कि भाई ब्रिज जो है वो इस साइड से लेकर उस साइड तक है, हालांकि बताने की जरूरत नहीं, इतना कॉमन सेंस सबको ही होता है कि अगर ब्रिज होगा तो दोनों साइड को कनेक्ट करने के लिए होगा। लेकिन फिर भी अगर हम लिखना चाहें तो हम अक्रॉस और लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर से मैं बता रहा हूँ, अक्रॉस हम लिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये बोलने वाली बात होगी नहीं, क्योंकि ये कॉमन सेंस होता है और सबको पता होता है कि जब ब्रिज बनाया जाता है किसी रिवर पे तो वो दोनों साइड को कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है कि इस साइड से उस साइड को कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे कि किसी पर्सन को जाना हो तो ब्रिज के थ्रू चला जाए, ठीक है। तो हम अक्रॉस लिख सकते हैं ब्रिज की स्टेट बताने के लिए कि ब्रिज इस साइड से लेकर उस साइड तक है, और ओवर तो लिख ही सकते हैं क्योंकि उनके बीच में वर्टिकल गैप होता ही होता है। अब आते हैं 7th में। 7th में हमने लिखा देयर इज अ कैट डैश द टेबल, ठीक है। अब देखो, टेबल को भी हम स्टैंडर्ड नहीं मान सकते, टेबल भी कोई स्टैंडर्ड नहीं होता जिससे रिलेट किया जाता हो बाकी ऑब्जेक्ट्स को।
ये टेबल हो गई। अब अगर मान लो टेबल के और इसके बीच में, कैट के बीच में वर्टिकल गैप हो, तब तो हम ओवर लिख लें। अच्छा, अगर यहाँ पे वर्टिकल गैप हो तो हमें अंडर लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये हम खूब अच्छे से जानते हैं कि अर्थ पे ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी है और कोई भी चीज जो होती है वो नीचे आ जाती है, तो हवा में तो एयर में रुक नहीं सकती कैट। तो हम यहाँ पे ओवर नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पे बस हम एक ही ऑप्शन लिख सकते हैं, अंडर। क्योंकि अगर हम कैट को और टेबल को रिलेट करेंगे तो ये पोजीशन लॉजिकल नहीं है, केवल ये पोजीशन लॉजिकल है। तो यहाँ पे लिख दो, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। ठीक है, इसमें अंडर आ गया। फिर हमने लिखा है कि एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन में हमने लिखा द कैट जंप्ड डैश द टेबल। ठीक है, थोड़ा सा हमने कॉन्टेक्स्ट चेंज किया और हमने लिख दिया द कैट जंप्ड डैश द टेबल। द कैट जंप्ड डैश द टेबल। हालांकि बेटा अपॉन आ सकता है, लेकिन अपॉन ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन हमारे हैं ओवर अंडर, और या बिलो, इनका यूज करना है। ठीक है, अपॉन आ सकता है, मान लो उसके ऊपर ही जंप करके बैठ गए तो अपॉन ही लिखना पड़ेगा। अब देखो, ये जो हमने एट सेंटेंस लिखा ना, इसमें हम ओवर का यूज कर सकते हैं। अब हमें समझना है कि यहाँ पे हमने ओवर लिखा तो गलत हो गया, यहाँ पे लिखा तो सही हो गया। कैट अभी भी वहां है, टेबल अभी भी वहां है, अब ऐसा क्या हो गया? अब पता है इतनी देर में क्या होगा? इतनी देर में ये हो गया कि जो इस वर्ब है ना, ये स्टेट वर्ब की वर्ब होती है, स्टेट की वर्ब होती है, पोजीशन शो करती है। जंप एक्शन वर्ब होती है, मूवमेंट की वर्ब होती है। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को जो मूवमेंट में हो, मूव कर रहा हो, उसको रेफर करना हो तो ओवर अंडर यूज करना। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस और ध्यान रखना तुम लोग। अगर हमें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर करना हो जो मूविंग है, मूविंग का मतलब जिसमें मोशन है, तो उसके लिए ओवर अंडर यूज करना। मतलब जो अबव और बिलो प्रिपोजिशन होती हैं वो पोजीशन की प्रिपोजिशन होती हैं, स्टेट की प्रिपोजिशन होती हैं, मूवमेंट या मोशन को भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती हैं। मोशन या मूवमेंट के लिए हमेशा ओवर अंडर ही किया करो। ठीक है, जैसे मान लो कोई एरोप्लेन है, सिटी के ऊपर से फ्लाई कर गया, तो हम कहेंगे फ्लू ओवर द सिटी, ओवर द सिटी, बिकॉज दैट वाज इन द मोशन। ठीक है, कोई पर्सन है किसी वॉल के ऊपर से कूद गया, तो हम कहेंगे ओवर द सिट, ओवर द वॉल। ठीक है, तो जो मूवमेंट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स मूविंग होते हैं, मोशन में होते हैं, उनके लिए ओवर अंडर का यूज क्या करो। तो अगर हमें ये जंप जो वर्ब होती है ना, मूवमेंट की, मोशन की वर्ब है, इज मोशन की वर्ब नहीं है, इसमें कोई मोशन नहीं है, ये मोशन है। तो जो मोशन की वर्ब होती है उनके लिए ओवर अंडर का यूज कर लिया करो। ठीक है, बाकी अगर पोजीशन वगैरह डिस्क्राइब करनी हो तो अगर वर्टिकल गैप हो तो ओवर अंडर लिख दो, कोई स्टैंडर्ड हो तो अंडर और बिलो लिख, अबव और बिलो लिख दो। ठीक, यहां तक आ गया। अब एक आगे बढ़ते हैं इनसे। फिर हमने पढ़ा कि अबव का यूज हम करते हैं सीक्वेंसेस के लिए। सीक्वेंस के लिए कैसे इसका यूज करते हैं, देखो मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं, ये ध्यान रखना। माय फ्रेंड लिव्स ऑन द फ्लोर डैश माइन। जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, माय फ्रेंड लिव्स ऑन द फ्लोर डैश माइन, माइन का मतलब है माय फ्लोर। ठीक है, देखो, अगर कोई एक सीरीज है या एक कोई सीक्वेंस है नाउन्स का, और उसमें नाउन्स एक सीक्वेंस में अरेंज है, तो अगर हमें किन्हीं दो नाउन्स के सीक्वेंस को रेफर करना हो या रिलेट करना हो तो अब बिलो का यूज क्या करो। अभी हालांकि ये फ्लोर वाला मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, लेकिन तब तक एक चीज समझना है। जैसे तुम लोग जब क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व करते होगे, तो जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें कई बार डायरेक्शंस लिखी होती हैं। उनमें डायरेक्शन लिखा होता है, सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन अबव, सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन बिलो, वगैरह वगैरह, इस तरीके की डायरेक्शंस लिखी होती हैं। ठीक है, तो उसका वजह यही होती है, गिवन अबव का मतलब द फॉलोइंग, गिवन बिलो का मतलब, गिवन बिलो का मतलब द फॉलोइंग, गिवन अबव का मतलब द प्रीवियस। अब देखो, मान लो ये कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में डिफरेंट फ्लोर्स हैं। ठीक है,
मान लेते हैं ये फ्लोर ए हो गया, ये फ्लोर बी हो गया, ये फ्लोर सी हो गया, ये फ्लोर डी हो गया, ये फ्लोर ई हो गया, ये फ्लोर एफ हो गया, ये फ्लोर जी हो गया। ठीक है, ये फ्लोर्स हो गए। अब हमें पता है फ्लोर्स हमेशा इस सीक्वेंस में होते हैं। अगर मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे तब भी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। लेटर्स के हिसाब से रखोगे तब भी एबीसीडी बढ़ते जाएंगे। अब मान लेते हैं हमारा स्पीकर इस फ्लोर डी पे रहता है, तो ये उसका अपना फ्लोर हो गया। अब इससे रिलेट करके अगर वो नेक्स्ट को रेफर करे ई को, तो उसे कहना पड़ेगा अब। अगर वो अपने से पहले वाले को रेफर करे तो उसको कहना पड़ेगा बिलो। तो अगर मतलब हम इसमें अब लिखेंगे तो उसका मतलब नेक्स्ट, बिलो लिखेंगे तो इसका मतलब प्रीवियस। तो जैसे फ्लोर्स जो होते हैं ना वो सीक्वेंस में होते हैं, एक सीरीज में होते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सीक्वेंस में है, एक सीरीज में है, तो उनके लिए अब बिलो का यूज किया करो। अब का मतलब आने वाला, नेक्स्ट, कमिंग। अब बिलो का मतलब द प्रीवियस। ठीक है, तो जो सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए इनका यूज किया करो। उसके बाद में हमने यहां पे पढ़ा कि ओवर अंडर का यूज हम कवर्स के लिए भी करते हैं, कवर्स के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन मोशन तो पढ़ ही लिया, कवर्स के लिए भी करते हैं। कवर्स का मतलब क्या है, इसको देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा, ऐसे नहीं, यहां लिखता हूं, शी लेड अ शीट डैश द स्लीपिंग चाइल्ड। ठीक है, मान लो कोई बच्चा सो रहा है, तो उसकी माता जी ने या किसी ने भी उसके ऊपर एक शीट, एक चादर जो है वो डाल दी। ठीक है, अब देखिए वो जो शीट है वो उस बच्चे के ऊपर जब हम डाल देंगे तो उस चाइल्ड में, बच्चे के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, शीट और उसके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो उसको टच करेगी, लेकिन वो शीट उस बच्चे को कवर कर लेगी। कवर का मतलब ढक देगी, तो ओवर लिखना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो कवर वर्ड होता है ना एक्चुअल में ये सी प्लस ओवर होता है। ओवर का मतलब कंप्लीट होता है। ओवर जो वर्ड होता है ना, ओवर का मतलब कंप्लीट भी होता है। जैसे हमने लिखा था मैच इज ओवर, द मैच इज ओवर का मतलब द मैच इज कंप्लीट। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर कर ले, ढक दे, ठीक है, तो भी ओवर अंडर का यूज क्या करो। फिर बीच में वर्टिकल गैप हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक तो ये एग्जांपल हो गया, इससे तुम बात समझ सकते हो। बाकी देखो एक दो मैं छोटे छोटे और एग्जांपल लिख देता हूं। द मैन kept the pillow dash the key। The man kept the key dash the pillow। हरिओम। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसने पहले से कोई पिलो रखी हुई है, उसके ऊपर की रख दी। ठीक है, मतलब की लाके उसने ऊपर से रख दी, तो हमें पता है की जो है वो पिलो को कवर नहीं कर पाएगी। की इतनी बड़ी तो होती नहीं है, तो हम ऑन लिख देंगे। अच्छा, लेकिन मान लो पहले से की रखी हुई है, उसके ऊपर उसने पिलो रख दी, तो पिलो तो ऑब्वियस सी बात है कवर ही कर देगी उसको, तो हमने ओवर लिख दिया। ये तब हुआ जब हमने ये मान लिया कि पहले से की रखी हुई थी, पिलो उसने ऊपर से रख दी। या हमने ये मान लिया कि पहले से पिलो रखी थी, की उसने ऊपर से रख दी। अब हम थर्ड एग्जांपल में अगर ये मान लें कि पिलो रखी थी और की उसने उसके नीचे रख दी, ठीक है, तो हम यहाँ पे अंडर लिखेंगे। अंडर इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो की है वो
पिलो के अंडर में कवर हो जाएगी, ठीक है। जब नीचे रख देंगे पिलो को तो कवर हो जाएगी, ऊपर रखेंगे तो नहीं कवर होगी। तो ऊपर रखेंगे तो ऑन, नीचे रख देंगे तो अंडर। अच्छा, द मैन केप्ट द पिलो ओवर द की। अब मान लो उसने पिलो को अगर की के ऊपर रख दिया तो की कवर कर लेगी पिलो को, तो हमने ओवर लिख दिया। लेकिन अगर वो नीचे रख दे तो जब वो पिलो को नीचे रखेगा की के, ठीक है, तो हमें पता है कि जो की है उसको कवर नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी लिखना अंडर ही है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे है तो उसको अंडर ही लिखना। तो हम सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें ओवर या अंडर में से कुछ भी लिख सकते हैं। द मैन केप्ट द पिलो ओवर द की, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि की पहले से रखी थी, पिलो उसने ऊपर से रख दी, ठीक है। अगर हम अंडर लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसने की के नीचे, मतलब की को ऊपर उठा के नीचे पिलो रख के फिर की रख दी ऊपर से वापस, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल में अगर हम ऑन लिखेंगे तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा पिलो पहले से रखी थी, उसके ऊपर उसने की रख दी। अंडर लिखेंगे तो हमें यह मानना पड़ेगा कि उसने क्या किया, की को पिलो उठाई, उसके नीचे की रख के फिर पिलो वापस रख दी। मतलब मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रेपोजिशन वेरी करती हैं कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन जितनी मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम हमारा मतलब कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ज्यादातर चीजें डिस्कस हो जाएंगी, जिससे जब कॉम्पिटिशन में हमें क्वेश्चंस मिले तो हम उनको समझ पाए और बेहतर आंसर कर पाए, ठीक है। ये है कहानी। तो ये प्रेपोजिशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इससे देखो एक चीज और हमें सीखने को मिली। क्या सीखने को मिली? कि अगर मान लें एक टेबल है, ये एक टेबल है, ठीक है, और हमने इस टेबल के ऊपर बुक रख दी, तो बुक जो है वो टेबल को कवर नहीं कर पाएगी, तो हम प्रिपरेशन यूज करेंगे ऑन। ही लेड द बुक ऑन द टेबल। लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक टेबल कवर डाल दें, कवर नहीं होता जैसे टेबल को ढकने के लिए टेबल क्लॉथ डाल दें, तो अब हमें लिखना पड़ेगा ओवर, ओवर द टेबल। ओवर क्यों? ओवर का मतलब कंप्लीट होता है, क्योंकि उसने उसको कंप्लीटली ढक लिया। या फिर मान लें ये टेबल है और हमने टेबल के ऊपर एक नहीं बहुत ज्यादा बुक्स रख दी, बहुत सी बुक्स रख दी, इतनी ज्यादा बुक्स रख दी हैं कि उन्होंने कोई स्पेस, मतलब कोई बची नहीं, जगह नहीं बची खाली टेबल पे, पूरी टेबल ही कवर हो गई, तब भी हम ओवर लिख देंगे। तो ये अपना ध्यान रखना, व्हेन समथिंग कवर समथिंग एल्स, जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज को टोटली कवर कर लेती है तो वहां पे ओवर अंडर प्रिपरेशन का यूज क्या करो, भले उनके बीच में गैप हो या ना हो। तो कंप्लीट कवर की प्रिपरेशन ओवर अंडर होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक एग्जांपल से मत यही तुम्हें और समझाता हूँ, देखो। दे पुट बैंडेज डैश द वुंड। दे पुट बैंडेज डैश द हेड। द हेड के ही सेड लिखना। अब देखो मान लो कोई पर्सन है, उसके सर में चोट लग गई, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस हमने लिखे, दे पुट बैंडेज डैश द वुंड, कि जो चोट थी, घाव था, उस पर उन्होंने बैंडेज कर दिया। तो हमें पता है घाव को तो पूरा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ओपन छोड़ दिया वुंड को तो फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो यहां तो हम लिखेंगे ओवर, ओवर द वुंड। ओवर का मतलब कंप्लीटली उसको ढक दिया बैंडेज से, ठीक है। अच्छा, लेकिन हेड को पूरा तो हम कवर करेंगे नहीं, जितने में चोट है केवल उतने को किया जाएगा, तो या तो लिखो ऑन, या फिर कई बार होती है ना बड़ी पट्टी जैसे होती है, उसको लपेट देते हैं पूरा सर के चारों तरफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे चाहे तो अराउंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि हेड जो होता है ना वो हमारा सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है, मतलब राउंड होता है ना, राउंड शेप में। तो हम इसके लिए अराउंड प्रिपरेशन का भी यूज कर सकते हैं। कई बार तो बैंडेज वैसे वाली होती है जो चिपक जाती है, तो उतने में लगा दिया, जितना सर में चोट है उतने सर पे लगा दिया, बाकी सर खुला छोड़ दिया, तो हम लिखेंगे ऑन। लेकिन वो जो पट्टी वाली बैंडेज होती है जो चारों तरफ लपेट के बांध देते हैं सर में, तो फिर हमें लिखना पड़ेगा अराउंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये प्रिपरेशन यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई एक चीज किसी दूसरी चीज से टोटली कवर हो जाए तो ओवर अंडर लिखना, अदरवाइज ये लिख देना। चलो खैर, अब मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं। द मैन ले डैश द शेड ऑफ द ट्री। द मैन ले डैश द शेड ऑफ द ट्री, ठीक है। एक और लिख देता हूं, चलो पहले इसी का आंसर होता है एक बार।
अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना। जैसे मान लो ट्री के लिए तो ग्रीन ग्रीन कलर ले लेते हैं, चलो। देखो, मान लें ये कि ट्री हो गया, ये ट्री हो गया पूरा, ठीक है। और इसका एक रीजन हो गया जिसे हम शेड कहेंगे, शेड। अब पहली बात तो एक चीज समझ लेना कि ऐसा नहीं होता आदमी शेड में बैठेगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, कवर हो जाएगा। आदमी शेड में बैठेगा तब भी दिखाई पड़ेगा। शेड में आदमी कोई कवर नहीं हो जाता, ढक नहीं जाता, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, शेड जो होती है ना वो ग्राउंड पे, फील्ड पे बना हुआ एक एरिया होती है, एक रीजन होती है। अब मान लो उस एरिया या उस रीजन में कोई भी चीज सिचुएटेड है, यहाँ पे कोई भी चीज है, कोई भी चीज इस एरिया के अंदर जितनी शेड में है, ये एरिया पूरा जो है, ये तो तुम लोग मैथ्स में भी क्वेश्चन इस तरीके करते होगे, शेडेड पार्ट का एरिया बताओ, वॉल्यूम बताओ, वगैरह वगैरह। तो जो भी इसके अंदर है ना, सो इन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिपरेशन इन। क्योंकि शेड जो है ना उसमें पहली बात तो आदमी कवर नहीं होगा, दूसरी बात बीच में वर्टिकल गैप भी नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे इन लिखो। इन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि शेड एक एरिया, एक रीजन होती है जितने में मतलब लाइट नहीं होती है, ठीक है, धूप नहीं होती है, तो वो एरिया या रीजन है, तो एरिया की प्रिपरेशन इन होती है, वो लिख दो। फिर मान लो इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दें, द मैन ले डैश द ट्री। द मैन ले डैश द ट्री। द मैन ले डैश द ट्री। अब इसका प्रिपरेशन यूज करो, द मैन ले डैश द ट्री। द मैन ले डैश द ट्री। अब यहाँ पे एक चीज समझना, हालांकि देखो अंडर तुम लोगों का जो कमेंट है वो सही है, मतलब मैं वो आंसर सही है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा एक चीज और समझ लेना। मान लो जैसे कोई पेड़ हो गया, ये पूरा एक पेड़ हो गया, ठीक है। ये इसका ट्रीज हो गए, मतलब ये इसके लीव्स हो गई, ब्रांचेस हो गए, फॉलियाज हो गया, ठीक है। ये इसका ट्रंक हो गया, तना हो गया, और इसके नीचे अंडर द ग्राउंड रूट्स हो गई। मतलब कुछ पार्ट ऑफ ट्री जो होता है अंडरग्राउंड भी होता है। अब यहाँ पे ट्री के हमारे लिए तीन पार्ट हो गए। एक पार्ट वो जो अंडरग्राउंड है, ये हो गया पार्ट ए, ठीक है। एक ये तना हो गया, ये हो गया बी। एक ये मतलब ब्रांचेस एंड लीव्स हो गई, पूरा फॉलियाज हो गया, ये हो गया सी। अब जैसे हमने लिखा द मैन ले डैश द ट्री, अगर हम यहाँ पे ये मान लें कि भाई ये जो इसकी टहनियां हैं, इसके जो पेड़ पत्ते हैं, पत्ते वगैरह हैं, लीव्स हैं, इनके नीचे ये छांव में लेट गया आदमी। तो देखो, ये जो पार्ट सी है ना ट्री का, अगर हम यहाँ पे ट्री का मतलब पार्ट सी मान लें, तो उसके और इस मैन के बीच में वर्टिकल गैप होगा, तो हम लिखेंगे प्रिपरेशन अंडर। अंडर क्यों लिख रहे हैं आप समझ लेना, क्योंकि ये ट्री है ऊपर, ठीक है, यहाँ आदमी नीचे लेटा हुआ है छांव में उसकी, तो ये बीच में वर्टिकल गैप है, तो हमने अंडर लिख दिया। लेकिन अब एक दूसरी चीज देखो, अगर मान लो हम ट्री को मान लें ये बी, ये जो बी पार्ट है, अगर हम इसको ट्री मान लें, मतलब अगर हम ट्री का मतलब तना मान लें, ठीक है, तब क्या होगा, तब हम बिसाइड लिख सकते हैं। बिसाइड पढ़ा था ना पिछली क्लास में, बिसाइड का मतलब बाई द साइड ऑफ, या तो इस साइड या इस साइड, किसी भी साइड होगा तो हम बिसाइड लिख देंगे, ठीक है। दूसरा हम लिख सकते हैं इन बैक ऑफ, ठीक है, इन बैक ऑफ, या हम लिख सकते हैं बिहाइंड। इन बैक ऑफ और बिहाइंड हम कब लिख सकते हैं, जब जिस साइड से हम ट्री को देख रहे हैं वो पर्सन उसके पीछे वाली साइड में हो, अपोजिट साइड में हो। अच्छा, अगर मान लो जिस साइड से हम ट्री को देख रहे हैं वो पर्सन उसी साइड में आगे बैठा हुआ है, तो हम इन फ्रंट ऑफ लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब हम मल्टीपल प्रिपरेशन यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हम ट्री मान किसे रहे हैं। अगर हम ट्री मान रहे हैं पेड़ ये पत्तियों को, ठीक है, तब तो हमें लिखना पड़ेगा अंडर। लेकिन अगर हम ट्री मान लें बी पार्ट को, तो हम बिसाइड लिख सकते हैं, बिहाइंड लिख सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ लिख सकते हैं। सी खैर ए मानने से रिलेट नहीं कर पाओगे आदमी को। तो मैं फिर से बता रहा हूं, प्रिपोजिशंस डिपेंड ऑन
कॉन्टेक्स्ट, प्रीपोजिशंस डिपेंड करते हैं कॉन्टेक्स्ट पे, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग से इनका यूज क्या करो, ठीक है। खैर, एक सिचुएशन और, जब इतनी बातें हमने करी हैं तो एक और देख लेते हैं। एक हमने सेंटेंस लिखा, देयर लिव्ड सम बर्ड्स डैश द ट्री। देयर लिव्ड सम बर्ड्स डैश द ट्री, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो यहाँ पे समझना, अगर हम यहाँ पे लिव वर्ब यूज कर रहे हैं बर्ड्स के लिए, तो हमें पता है बर्ड्स जो हैं वो ट्री की ब्रांचेस में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब हम लिव वर्ब यूज करेंगे ना, तो ट्री जो है बर्ड्स का अबोर्ड हो गया, होम हो गया, उनका रेजिडेंस हो गया। तो बर्ड्स को जब हम रिलेट करेंगे ट्री से, तो हम ट्री को एक एरिया, एक रीजन मानेंगे जिसमें वो रहते हैं। जैसे किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी बिल्डिंग में रहते हैं, तो एरिया या रीजन हो गया। जैसे मान लो हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, तो बिल्डिंग जो है हमारा घर है, तो हमने इन लिख दिया, आई लिव इन दिस बिल्डिंग। उसी देखिए ट्री जो है उसमें बर्ड्स रहते हैं, तो बर्ड्स की बिल्डिंग ट्री हो गया, तो उसमें हमने इन लिख दिया। तो अगर हम बर्ड्स को रिलेट करें ट्री से, तब तो हम इन भी लिख सकते हैं, खुद से करें तब नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये अपना ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें होती हैं। ऑन बेटा मत लिखा करो, अब जिसने ऑन की बात करी ली तो देखो मैं बता भी देता हूं। अगर यहाँ पे लिखा होता है द ब्रांच ऑफ द ट्री, तब लिव वर्ब नहीं यूज कर पाओगे, सिटिंग यूज करनी पड़ेगी। देखो ऐसे अगर हम लिख दें, अ बर्ड वॉज सिटिंग, अ बर्ड वॉज सिटिंग डैश द ब्रांच ऑफ द ट्री। मान लो पेड़ की शाख पे कोई पक्षी बैठा हुआ है, तो अब ऑन लिखना, ठीक है। लेकिन जब ट्री लिखोगे बेटा तब इन लिखना, क्योंकि ट्री बड़ा एरिया रीजन होता है और वो उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमने समझ लिया, और देखो आगे बढ़ते हैं। तो कोई चीज कवर वगैरह कर लेगी तो इसका अपना ध्यान रखना। उसके बाद में हमने पढ़ा कि हम ओवर अंडर का यूज तब भी करते हैं जब हमें ये मीनिंग कन्वे करनी हो, मोर देन या लेस देन। ओवर का मतलब मोर देन होता है, अंडर का मतलब लेस देन होता है, ठीक है। मतलब कोई डिग्री है, कोई क्वांटिटी है, कोई नंबर है, कोई अमाउंट है, ठीक है। अगर हमें उससे ज्यादा को रेफर करना है तो ओवर, ओवर का मतलब ग्रेटर, मोर देन। उससे कम को रेफर करना है तो लेस, लेस का मतलब अंडर, ठीक है। ये एग्जांपल से समझना, जैसे हमने लिखा, दे हैव रिसीव्ड डैश 3000 एप्लीकेशंस, ठीक है। दे हैव रिसीव्ड डैश 3000 एप्लीकेशंस, ये ब्लैंक फिल करना है हमें, ठीक है। या मान लो एक हम और लिख देते हैं, द टेम्परेचर इज डैश 20 डिग्री सेंटीग्रेड। या हमने लिख दिया नेक्स्ट, द टेम्परेचर इज डैश 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखो जैसे हमने 3000 लिखा ना, ये नंबर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये डिग्री है। मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी क्वांटिटी को रेफर करता है, वो क्वांटिटी चाहे नंबर में है, ठीक है, चाहे डिग्री में है, चाहे अमाउंट में है,
चाहे मतलब किसी भी चीज में है, तो मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, अगर हमें ग्रेटर मैग्नीट्यूड को रेफर करना हो तो ओवर, लेस को रेफर करना हो तो अंडर का यूज करना चाहिए। फिलहाल में ओवर या अंडर कुछ भी लिख सकते हो, हमने ओवर लिख दिया। दे हैव रिसीव्ड ओवर 3000, मतलब ओवर 3000 का मतलब मोर देन 3000, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब हमने लिखा था टेम्परेचर टू डैश 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे एक चीज समझना, मान लो हमने टेम्परेचर का एक स्केल मान लिया कि ये स्केल है, और इस स्केल पे ये 0 डिग्री है सेंटीग्रेड और ये 100 डिग्री है सेंटीग्रेड, और ये 100 डिग्री जो ये हाईएस्ट है, इससे ज्यादा नहीं होता टेम्परेचर, और ये 0 डिग्री लोएस्ट है, इससे कम नहीं होता, ठीक है। हालांकि टेम्परेचर इससे कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये मैक्सिमम और मिनिमम है, इस स्केल के मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट है। तो ये जो 0 डिग्री है ये है मिनिमम, ठीक है, और जो 100 डिग्री है वो है मैक्सिमम। इसके अलावा बीच में और भी डिग्रीज होंगी, ठीक है। अब इनके बीच में किसी भी डिग्री को हमने मान लो एक रेफरेंस मान लिया, मान लो हमने ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड का हो गया टेम्परेचर। अब इससे ज्यादा कुछ है तो ओवर, इससे कुछ कम है तो बिलो, यही करेंगे। लेकिन जब हम किसी जनरल पॉइंट से रिलेट करते हैं ग्रेटर और हायर को, ग्रेटर और लेस को, तो हम यूज कर लेते हैं ओवर अंडर। लेकिन अगर हम कभी किसी ऐसे पॉइंट से रिलेट करें किसी चीज को जो कि मैक्सिमम या मिनिमम हो, 0 डिग्री मिनिमम है, 100 डिग्री मैक्सिमम है, तो जो मिनिमम होता है उससे कम कुछ नहीं हो सकता, जो मैक्सिमम है उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो दे बिहेव लाइक, मतलब दे एक्ट एज स्टैंडर्ड पॉइंट्स। तो जो लोएस्ट और हाईएस्ट के पॉइंट्स होते हैं ना, मतलब जो किसी डिग्री या किसी स्केल के मैक्सिमम और मिनिमम को रेफर करने वाले पॉइंट्स होते हैं, वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके साथ हमेशा अबव या बिलो लिखा करो। अब चूंकि ये 0 डिग्री है तो बिलो लिखना तो लॉजिकल होगा नहीं, क्योंकि जब हमने इसको मिनिमम मान लिया तो इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हम केवल अबव ही लिख पाएंगे। अच्छा, 20 डिग्री के साथ में ओवर और बिल अंडर जो चाहे लिखो, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं बन सकता ना, क्योंकि स्टैंडर्ड तो इसका ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, इसके बीच में तो जो वैल्यूज हैं वो कंपेरेटिव वैल्यूज हैं, वो कम भी हो सकती हैं ज्यादा भी हो सकती हैं। तो सेकंड में हम ये भी लिख सकते हैं द टेम्परेचर इज ओवर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अंडर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वगैरह वगैरह। अब ये एक चीज समझ में आ गई। अब मैं दूसरी चीज समझाता हूँ। मान लेते हैं कि कोई एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है या किसी चीज को सिंथेसाइज किया जाता है, लैब वगैरह में बनाया जाता है, और उसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर ही 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब वो प्रोसेस होती ही 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो ये इसका स्टैंडर्ड पॉइंट हो गया। अब अगर ये स्टैंडर्ड पॉइंट हो गया तो अब हम अब बिलो यूज करेंगे इसके रिलेशन में। द टेम्परेचर इज बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर इज अबव, मतलब उसमें हम अबव या बिलो कुछ ये भी यूज कर सकते हैं। बस मैं ये जो समझाना चाहता हूं कि जो सेकंड क्वेश्चन है, अगर हम इसमें चाहें तो अबव बिलो भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें केवल ओवर लिखना, एक मिनट, इसमें नहीं, इसमें केवल अबव ही लिखना। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स होते हैं किसी स्केल के, उनके लिए तो हमेशा अब बिलो का यूज किया करो, क्योंकि वे स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनसे कम और ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, जो मैक्सिमम उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, जो मिनिमम उससे कम कुछ नहीं हो सकता, तो उनके लिए अब बिलो का ही यूज हमेशा क्या करो। बाकियों के साथ में ओवर अंडर अब बिलो का कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग किसी का भी यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। फिर हमने एक फोर्थ क्वेश्चन लिखा। फोर्थ क्वेश्चन में हमने लिखा यू शुड नॉट ड्राइव डैश 80 miles per hour on this road। एक एक काम करता हूं, मैं सब इसको इरेज करके फिर से लिखता हूं इसको, देखो। यू शुड नॉट ड्राइव डैश 80 miles पर आवर ऑन दिस रोड, ठीक है, ये हमें ब्लैंक फिल करना है। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो 80 माइल पर आवर हमने लिखा ना, एक तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड है, स्पीड का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। दूसरी बात एक है अनडिजायरेबल सिचुएशन है। अब हमें यहाँ पे ध्यान एक चीज और रखनी है कि जब हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स को या ऐसी डिग्रीज को रेफर करना हो जो हमारी अनडिजायरेबिलिटी एक्सप्रेस करती हो, अनडिजायरेबिलिटी, तो उनके लिए ओवर अंडर लिखा करो। मैं यहाँ पे कुछ कॉमन वर्ड्स बताता हूँ, इससे तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। जैसे कोई पर्सन ऐसा जिसकी एज मोर देन डिजायरेबल है, तो हम उसे कहेंगे ओवर एज। लेकिन कोई पर्सन ऐसा है जिसकी एज डिजायरेबल से कम है, मतलब डिजायरेबल का मतलब है रिक्वायर्ड, तो हम अंडर एज कहेंगे। तो यहाँ पे ओवर और अंडर जो होते हैं ना, ये शो करते हैं अनडिजायरेबिलिटी, समथिंग विच इज नॉट डिजायरेबल, मतलब कोई रिक्वायर्ड एक स्टैंडर्ड है, कोई चीजें रिक्वायर्ड है, तो उसको लेकर उससे कम है या ज्यादा है और हमें अनडिजायरेबिलिटी एक्सप्रेस करनी है, ठीक है, कि इट इज नॉट डिजायरेबल थिंग, तो हम ओवर अंडर का यूज करेंगे। ओवर वेट, कोई पर्सन है जो डिजायरेबल वेट एक पर्सन का होना चाहिए रिक्वायर्ड उससे ज्यादा हो गया, तो हम कहेंगे ओवर वेट, ठीक है। ओवर स्मार्ट, बहुत ऐसे वर्ड होते हैं, तुम लोग पढ़ोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे। ओवर स्मार्ट, ठीक है। ओवर स्टेटेड, ठीक है। ओवर एक्टिंग, उसके बाद में अंडर नरिस्ड, जितना नरिस्ड होना चाहिए उससे कम। अंडर डेवलप्ड, जितना डेवलप्ड होना चाहिए उससे कम, ठीक है। अंडर वैल्यूड, जितनी किसी चीज की वैल्यू होनी चाहिए उससे कम वैल्यूड, ठीक है। तो ये तो ये जो अनडिजायरेबिलिटी भी है, तो इसलिए हम ओवर लिखेंगे। अंडर का तो खैर कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन ओवर लिख देना यहाँ पे, क्योंकि हम 80 माइल से कम तो कम चलाने के लिए मना नहीं करें। ओवर कॉन्फिडेंट हो गया बिल्कुल बच्चे, वो समझ में नहीं आएगा बेटा, स्टैंडर्ड है कि नहीं वो समझ में नहीं आएगा, वो मैंने इसीलिए समझा दिया कि वो सही होता है, उनको गलत मत मानना, जो लिखा होगा उसको सही मान लेना, ठीक है। क्योंकि हम थर्ड पार्टी होते हैं, हमें कॉन्टेक्स्ट अगर ना दिया गया हो तो हम कभी नहीं जान सकते। तो चलो ये हो गया। उसके बाद में फिर हमने यहाँ पे लिखा कि हम सबऑर्डिनेशन और डोमिनेंस के लिए भी यूज करते हैं ओवर अंडर का, ये बड़े कॉमन यूज होते हैं, तो सभी जानते होंगे। ही वर्क्स अंडर देम, ठीक है। ही वर्क्स अंडर देम, तो अंडर देम का मतलब कि ये उनका जूनियर है, मतलब अगर अंडर देम लिख रहा है ना, तो इसका मतलब सबऑर्डिनेट सिचुएशन में, तो इसका मतलब वो इससे हायर है पोस्ट में या रैंक में, सीनियरिटी में, तो ये सबऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। या हमने कहा ही कंट्रोल्स, ही हैज कंट्रोल ओवर देम, तो अगर हम लिख देंगे ही हैज कंट्रोल ओवर देम, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये उनको कंट्रोल कर सकता है, तो इसका मतलब ये उनसे मतलब पावर में या पोस्ट में या सीनियरिटी में उनसे ज्यादा है, ठीक है। तो जहां पे हमें डोमिनेंस वगैरह एक्सप्रेस करना होता है वहां भी अब ओवर का यूज कर लेते हैं, डोमिनेंस ओवर समथिंग, कंट्रोल ओवर समथिंग। और जब कोई नीचे होता है रैंक में पावर में कम होता है तो हम अंडर लिख देते हैं, ठीक है। तो जो सबॉर्डिनेट है, हाँ अंडर प्रिविलेज होता है बच्चे, जो सबॉर्डिनेशन में है उसके लिए अंडर, जो डोमिनेंस में है उसके लिए ओवर का यूज कर सकते हैं। तो ये ओवर अंडर के कुछ कॉमन यूजेस हो गए जिन पे बेस्ड हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, आगे इनका ध्यान रखना। उसके बाद देखो ये यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इन सेंटेंसेस में हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं, प्रेपोजिशन यूज करनी है, ऑब्वियस सी बात है। देखो तो अगर हम 1 to 8 इन सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन यूज करनी चाहें तो कौन सी मोस्ट लॉजिकल प्रिपरेशन होगी, मतलब क्या लॉजिकल प्रिपरेशन हो सकती है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। एक बार तुम लोग अपने आप ट्राई करके बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार तुम लोग अपने आप कोशिश करके बताओ और फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हाँ सही है, बढ़िया है। फर्स्ट में 2 आ जाएगा। सब में बताओ बच्चे, सब में देखो, एक बार सबको एक बार पढ़ो 2 मिनट का टाइम लेके, और सब में बताओ कि किसमें क्या प्रिपरेशन हमें यूज करनी चाहिए।
सही है। अब देखो यहाँ पे समझना, जैसे महाभारत की लड़ाई वगैरह हो गई थी ना, उसके बाद पांडव थे वो अपना हिमालय पे चले गए सब राजपाट परीक्षित को देने के बाद में। तो हिमालय जो है ना उनका एंड पॉइंट है, जहां के लिए वो घर से निकले थे, डेस्टिनेशन है उनका। तो डेस्टिनेशन की प्रिपरेशन टू होती है, तो यहाँ पे लिख दो टू। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पे जाके हम अपनी मोशन को एंड कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन लगेगा टू। अच्छा, हिमालयाज जो है ये डेस्टिनेशन नहीं है सन का। ठीक है, ये सन जो होता है वो स्काई में होता है और हिमालय नीचे है, तो उनके बीच में वर्टिकल गैप है। तो हमने पढ़ा कि कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो वर्टिकली पोजीशन हो, वर्टिकल पोजीशन में हो, उनके लिए ओवर अंडर का यूज क्या करो। तो सन हायर पोजीशन में होता है, तो हम उसके लिए लिख देंगे ओवर, ओवर द हिमालयस। फिर इंडो तिब्बत बॉर्डर रन्स डैश द हिमालय। अब देखो हिमालय रेंज जो है ना, जो मतलब हिमालयन श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, और वही बॉर्डर का काम करती है। मतलब बॉर्डर उससे कहीं अलग नहीं है, उसके साथ साथ ही बॉर्डर चलता है। तो बॉर्डर और हिमालयन रेंज पैरेलली एग्जिस्ट करते हैं। तो पैरेलल मोशन या मूवमेंट के लिए आ जाएगा अलोंग। हाँ बेटा। तो द इंडो तिब्बत बॉर्डर रन्स डैश द हिमालयस, ठीक है। एक मिनट बच्चों, जरा होल्ड पे रहना। तो मैं थोड़ी देर में आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। एक कोई पर्सन मिलने आ गए हैं। एक काम आप करना अपना, एक मिनट बच्चों, बच्चों होल्ड पर।
नहीं नहीं, छुट्टी उट्टी नहीं हो गई। मेरे घर में सभी की इंग्लिश अच्छी होगी। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश को लेकर मैं ही इतना क्रेजी हूँ, मेरे घर में कोई इतना क्रेजी नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, हमारे घर में सब गांव से हैं, मतलब पूरी फैमिली भी गांव से, मैं भी गांव से ही हूँ। मैंने 2010 के बाद में दिल्ली में आके पढ़ाना वढ़ाना शुरू किया है। ठीक है, मतलब कंपटीशन के लिए तो मैंने लगभग 2013 से पढ़ाना शुरू किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो घर में लेकिन अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका अपना ठीक ठाक है, बढ़िया। चलिए देखो, तो यहाँ पे पैरेलल मोशन के लिए अलोंगा क्या। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल एंड चाइना लाई एज द हिमालयस। अगर हम अपने से बात करें, तो जो हिमालयन रेंज है, देखो हिमालयन रेंज है, एक पर्वत श्रृंखला है पूरी, 2000 पता नहीं कितने किलोमीटर में फैली हुई है, वो तो आप लोग जानते हो कि 2100 2400 किलोमीटर में है। हम हिमालयन रेंज के इस साइड है, इंडिया जो है ना वो हिमालय के इस साइड में है। अच्छा, नेपाल एंड चाइना जो है वो उस साइड है हिमालयन रेंज के। तो ये हो गया ऑन द अदर साइड वाला मीनिंग। ऑन द अदर साइड का मतलब हम हिमालयन रेंज के इस साइड हैं और वो लोग उस साइड हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अक्रॉस। नेपाल एंड चाइना लाई अक्रॉस द हिमालयस, कि वो हम हिमालय के इस साइड में हैं और वो हिमालय के उस साइड में। उसके बाद देखो, हमने लिखा मैनी रिवर्स ओरिजिनेट डैश द हिमालयस। अब बहुत सी रिवर्स हैं वो हिमालय से निकलती हैं, तो ये उनका ऑरिजिन पॉइंट हो गया। ऑरिजिन पॉइंट का मतलब जहां से वो शुरुआत होती है, जहां से उनकी स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम। तो कोई भी पॉइंट जहां से, मतलब जैसे सोर्स है, ऑरिजिन है, कोई भी किसी चीज का सोर्स है या ऑरिजिन है जहां से वो स्टार्ट होता है, तो उसके लिए लिखा करो प्रिपरेशन फ्रॉम, मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस। ठीक है, फिर हमने लिखा सी ब्रीज ब्लोज डैश द हिमालय। अब जैसे सी ब्रीज होती है, अगर हम कह रहे हैं कि वो ब्रीज, देखिए पांडव जो है वो इंसान थे, वो घर से निकले तो उन्होंने अपना टारगेट सेट कर लिया कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं। लेकिन जो सी ब्रीज है ना, इसका कोई टारगेट नहीं होता, इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, इसमें बस डायरेक्शन होती है। तो अगर हम सी ब्रिज को रिलेट करेंगे किसी प्लेस से, तो वो प्लेस ना तो इसका ओरिजिन हो सकता है, ठीक है, ना इसका डेस्टिनेशन हो सकता है, बस डायरेक्शन हो सकता है। तो डायरेक्शन को रेफर करना हो किसी प्लेस को, अगर हम किसी मोशन या मूवमेंट का डायरेक्शन पॉइंट मान लें, तो लिखा करो टुवर्ड्स, सी ब्रिज ब्लोज टुवर्ड्स द हिमालय। फिर हमने लिखा इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ले रेलवेज टनल्स डैश द हिमालयस। ठीक है, अब देखो, जैसे हिमालय जो है पहाड़ है, पत्थर है, ठीक है, अगर हम उनके थ्रू रेलवे ले जाना चाहें कि भाई इस साइड से उस साइड हम रेलवे पहुंचा दें, टनल बना दें, ठीक है, और टनल के थ्रू हम क्या करें, हिमालय को, मतलब इंडिया से लेकर नेपाल तक को रेलवे लाइन बिछा दें, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा मतलब एरिया में है, और उतने को टनल बनाई नहीं जा सकती। लेकिन जो भी है, टनल वनल जब बनाओगे तो टनल तो अंदर से बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो उस केस में हिमालय को हम मानेंगे 3D ऑब्जेक्ट, जिससे होके कोई चीज गुजरेगी, गो बाया समथिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा थ्रू। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ले रेलवेज टनल्स, रेलवे टनल्स लिखना चाहता हूँ, थ्रू द हिमालयस। फिर हमने लिखा मैनी टाइप्स ऑफ हर्ब्स आर फाउंड एज द हिमालयस। अब देखो, हिमालय एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें पहाड़ भी हैं, वैलीज भी हैं, ठीक है, सब कुछ है। तो इसके लिए प्रिपरेशन हो जाएगी इन, क्योंकि हिमालय ना यहाँ पे एक रीजन है, एक एरिया है, उसमें जंगल भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, वैलीज भी हैं, हर्ब्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, फ्लोरा एंड फौना है, दुनिया भर का फ्लोरा एंड फौना वहां पे पाया जाता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे प्रिपरेशन इन, मैनी टाइप्स ऑफ हर्ब्स आर फाउंड इन द हिमालय। अब देखो, सारे सेंटेंसेस में जो हमने प्रेपोजिशंस यूज किए हैं उनका ऑब्जेक्ट एक ही है, द हिमालयस, एक कॉमन ऑब्जेक्ट है सबका, हिमालयस। लेकिन वो जो हिमालयस हमने ऑब्जेक्ट यूज किया ना, उसका रिलेशन सबसे अलग अलग है, डिफरेंट रिलेशंस वहां पे हम शो कर रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से रिलेटेड है बाकी वर्ड्स के साथ सेंटेंस में, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन चेंज होती चलेगी। तो जो हम प्रेपोजिशन सेंटेंस में यूज करते हैं, वो प्रेपोजिशन यूज होती हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, रिलेशन के अकॉर्डिंग यूज होती है, मतलब वर्ड स्पेसिफिक नहीं होती हैं। ये नहीं होता हमने किसी एक वर्ड के साथ में फिक्स कर लिया कि इस वर्ड के साथ प्रिपरेशन यही यूज होती है, ऐसे नहीं होता। अलग अलग सेंटेंसेस में हो सकता है वो वर्ड दूसरे वर्ड्स के साथ में अलग तरीके से रिलेशन एक्सप्रेस कर रहा हो, तो वो प्रिपरेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। चलो टाइम तो है ही, आ जाओ 2 4 इसे भी निपटाते हैं। देखो, सबसे पहले मैं टूवर्ड्स समझा देता हूँ। टूवर्ड्स डायरेक्शन की प्रिपरेशन होती है, ठीक है,
ये हमने डिस्कस कर ली। जब कोई चीज मूव कर रही होती है किसी चीज की तरफ, तो उसका जो डायरेक्शन होता है उसके लिए हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात और बता देता हूं जो ध्यान रखना, जो बिहेव वर्ब होती है ना, बिहेव, इसके साथ भी टुवर्ड्स का यूज क्या करो, बिहेव के साथ में टुवर्ड्स का यूज क्या करो, ऐसे समझना। ही डजंट नो हाउ टू बिहेव टुवर्ड्स चिल्ड्रन। अब हमने कहा कोई पर्सन है, उसको पता नहीं बच्चों के साथ में कैसे बिहेव करना है, तो बिहेव वर्ब जो होते हैं ना, इसके साथ में टुवर्ड्स लिखा करो, ठीक है। ये टुवर्ड्स का एक यूज और है जो तुम्हें ध्यान रखना है, बाकी तो अब हम टू और फ्रॉम के ही यूजेस डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो हमने टू प्रिपरेशन यूज किए ना, ये प्रिपरेशन होती है डेस्टिनेशन पॉइंट्स की, और फ्रॉम प्रिपरेशन होती है ओरिजिन या सोर्स पॉइंट्स की। इसके अलावा भी एक दो बातें वो मैं भी समझा दूंगा। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट एक मूव करता है, या कोई एक मोशन है, कोई मूवमेंट है, कोई ट्रांजिशन है, मतलब कुछ भी बदलाव है, वो एक पॉइंट से शुरू हुआ और एक दूसरे पॉइंट पे खत्म हो गया। तो जिस पॉइंट से ये स्टार्टिंग हुई ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट की प्रिपरेशन होती है फ्रॉम। जहां पे जाके ये एंड हो गया, उसके एंड होने की पॉइंट की प्रिपरेशन होती है टू। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखना। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू इन बातों को समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमने एग्जांपल लिखा, द फ्यूल प्राइसेस dropped dash the lowest level। ठीक है, दूसरा हमने लिखा, द फ्यूल प्राइसेस rose dash the lowest level। ठीक है, ये हमने दो एग्जांपल लिखे। अब इनमें समझना, देखिए कोई भी चीज जब राइज करती है तो उसमें अपवर्ड मोशन होता है, ठीक है। कोई भी चीज फॉल करती है, ड्रॉप करती है, तो उसमें डाउनवर्ड मोशन होता है। तो चाहे कोई चीज राइज करे या ड्रॉप करे, दोनों ही हालत में उसमें मोशन होगा, मूवमेंट होगा। ड्रॉप करने पे डाउनवर्ड मोशन होगा, राइज करने पे अपवर्ड मोशन होगा, दोनों ही हालत में होगा। अब मान लेते हैं एक फ्यूल प्राइसेस का ये स्केल हो गया, ठीक है। ये फ्यूल प्राइसेस का स्केल हो गया, ये इस स्केल का हो गया हाईएस्ट पॉइंट, ये इस स्केल का हो गया लोएस्ट पॉइंट। अब कोई भी चीज अगर ड्रॉप करेगी, तो उस कंडीशन में जो लोएस्ट पॉइंट है ना, वो केवल डेस्टिनेशन ही हो सकता है, तो हमने लिख दिया टू। लेकिन अगर कोई भी चीज राइज करेगी, तो उस केस में जो लोएस्ट पॉइंट है वो केवल ओरिजिन हो सकता है, तो हमने लिख दिया फ्रॉम। लोएस्ट लेवल वहां पे लिखा, लोएस्ट लेवल यहां पे लिखा, लेकिन वो जो हमने वर्ब यूज किया ना, हमें पता उस वर्ब के रिलेशन में इसका मतलब रिलेशन चेंज हो जाता है। क्योंकि जब कुछ चीज राइज करती है ना, लोएस्ट लेवल उसका डेस्टिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि लोएस्ट लेवल से राइज करके वो आगे बढ़ेगी, अब बढ़ जाएगी, तो हम फ्रॉम लिखेंगे। लेकिन जब ड्रॉप करेगी तो लोएस्ट लेवल जो होगा वो ओरिजिन नहीं हो सकता, फिर वो डेस्टिनेशन नहीं होगा, तो हमने टू लिख दिया। ये हो गया। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया, एक काम करा, लोएस्ट लेवल हटाया और हमने लिख दिया था हाईएस्ट लेवल। द हाईएस्ट लेवल, द हाईएस्ट लेवल, दोनों में लिख दिया हमने हाईएस्ट लेवल। अब देखो क्या होगा, जब कोई चीज राइज करेगी, तो हाईएस्ट लेवल जो होगा ना, वो केवल उसका डेस्टिनेशन ही हो सकता है, तो अब हम लिख देंगे टू। लेकिन जब कोई चीज ड्रॉप करेगी, तो हाईएस्ट लेवल केवल उसका ओरिजिन हो सकता है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम। तो अगर हम हाईएस्ट लेवल लिखेंगे यहाँ पे, तो फ्रॉम लिखना पड़ेगा, लोएस्ट लेवल लिखेंगे तो टू लिखना पड़ेगा। यहां पे अगर हम लोएस्ट लेवल लिखेंगे तो फ्रॉम लिखना पड़ेगा, हाईएस्ट लेवल लिखेंगे तो टू लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, फिर हमने एक थर्ड एग्जांपल लिखा, हमने लिखा, दे फाउंड द फ्यूल प्राइसेस
टू बी डैश द लोएस्ट लेवल। ठीक है, ये लोएस्ट लेवल लिखा हुआ है, ध्यान देना। अब देखो, हमने कहा दे फाउंड द फ्यूल प्राइसेस टू बी का मतलब होना, गिरना या उठना नहीं। तो अब अगर मान लो हम इस स्केल के किसी एक पॉइंट को रेफर करें और वो पॉइंट किसी मूवमेंट का पॉइंट ना हो, तो फिर हमें प्रिपोजिशन एट लिखनी पड़ेगी। तो ऐसे पॉइंट्स जो किसी मूवमेंट को रेफर नहीं करते, उनके लिए एट का यूज क्या करो। तो जो एट होता है ना, जैसे हम कल पढ़ रहे थे एट द बिगिनिंग एट द एंड, तो एट प्रिपोजिशन भी मूवमेंट मतलब पॉइंट्स की प्रिपोजिशन होती है। लेकिन ये वो पॉइंट होते हैं जो स्टेट डिस्क्राइब करते हैं, ये वो पॉइंट नहीं होते जो मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एट लिखना है। अब मान लो अगर हम यहाँ पर अगर हम मान लो यहाँ पर द लोएस्ट लेवल ना लिख के लिख दें द हाईएस्ट लेवल, अगर हम ऐसे लिख दें दे फाउंड द फ्यूल प्राइसेस टू बी एट द हाईएस्ट लेवल, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे हम लिख दें दे फाउंड द फ्यूल प्राइसेस टू बी डैश द लोएस्ट लेवल, चाहे हम लिख दें डैश द हाईएस्ट लेवल, इधर वे वी हैव टू यूज एट। दोनों हालत में हमें एट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं है, मोशन नहीं है। जब कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट से उसने शुरू किया होता है वो फ्रॉम मूवमेंट, जिस पॉइंट पे खत्म किया होता है टू। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे उसकी लोकेशन है उसके लिए एट का यूज क्या करो। ठीक है, तो इस हालत में हमें एट लिखना पड़ेगा, चाहे हम लोएस्ट लिखें चाहे हाईएस्ट लिखें। तो ये एट भी प्रिपरेशन पॉइंट की होती है, फ्रॉम भी प्रिपरेशन पॉइंट की होती है। एक तो ये बातें ध्यान रखनी है। एक और ध्यान रखना, मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा द मैन वॉज अ विक्टिम डैश नेपोटिज्म। ठीक है, फिफ्थ हमने लिखा द मैन फेल विक्टिम डैश हिज डिजायर्स। अब ये दो क्वेश्चंस हैं और इनके हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। द मैन वॉज अ विक्टिम डैश नेपोटिज्म, द मैन फेल विक्टिम डैश हिज डिजायर्स। देखो तो एक और ऑप्शन बताना तो। अब देखो यहाँ पे समझना, जैसे हमने लिखा द मैन वॉज अ विक्टिम, हुज विक्टिम वॉज ही, तो यहाँ पे हमें हुज का रिप्लाई लिखना है। जहां पर भी हुज का रिप्लाई लिखना हो वहां पे या तो अपस्ट्रॉफी के साथ पजेसिव केस लिखा करो जो हमने नाउन में पढ़ा था, या फिर ऑफ प्रिपरेशन का यूज क्या करो। तो हम यहाँ पे ऑफ लिख देंगे, क्योंकि नेपोटिज्म एक तो नॉन लिविंग नाउन है, अपस्ट्रॉफी लगा नहीं सकते। तो हमने लिख दिया द मैन वॉज अ विक्टिम ऑफ नेपोटिज्म, हुज का रिप्लाई। ठीक है, तो मतलब वो आदमी भाई भतीजावाद का शिकार हो गया, मतलब कोई पर्सन है उसको कोई बेनिफिट मिलना रहा होगा, लेकिन किसी पर्सन ने उसके साथ में गड़बड़ कर दी और अपने जानकार लोगों को बेनिफिट दे दिया, इसे नहीं दिया, तो ये विक्टिम हो गया। ठीक है, तो हमने ऑफ लिख दिया। अच्छा, इसमें देखो हमने वर्ब यूज किए फेल। वैसे तो ध्यान रखना फॉल विक्टिम एक ईडियम ही होता है, लेकिन मैं बात समझाने के लिए सारी चीजें समझा रहा हूँ। वैसे तो अपने ध्यान रख सकते हो ईडियम के साथ में प्रिपरेशन वही यूज होती है। नहीं तो जब कोई चीज फॉल करती है ना, तो देखो उसमें डाउनवर्ड मोशन होता है। जब कोई चीज फॉल करती है तो डाउनवर्ड मोशन होता है। ठीक है, तो उसका जो एंड पॉइंट होता है उसकी प्रिपरेशन टू होती है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टू। तो जो फॉल विक्टिम ईडियम होता है ना, जिसका मतलब होता है किसी चीज का शिकार बन जाना, किसी की वजह से सफर कर जाना, तो इसके साथ हम प्रिपरेशन टू लिखते हैं। अब एक तो ये ईडियम होता है इसलिए टू लिखते हैं भाई, ईडियम्स की जनरली प्रिपरेशन फिक्स होती है। नहीं तो दूसरी वजह जो होती है ना वो ये होती है कि जो फॉल वर्ब है ना, ये मोशन की वर्ब है, मूवमेंट की वर्ब है। तो इसके साथ हमें फ्रॉम या टू लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके साथ में टू लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कोई मूवमेंट हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे, तो हमने ऑफ लिख दिया, रिलेशन शो करने के लिए। विक्टिम था, विक्टिम किस चीज से रिलेटेड, तो रिलेशन शो करने के लिए ऑफ आ गया। तो ये अपना ध्यान रखना कि जब कोई चीज मूव करती है, राइज करती है, ट्रांजिट करती है, तो वो जो पॉइंट होते हैं स्टार्टिंग और एंड के, उनकी फ्रॉम एंड टू होती हैं। अदरवाइज एट का यूज क्या करो। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने एक सेंटेंस लिखा आई हैव सेंट some letters dash this address। ठीक है, दूसरा I have received some letters dash this some letters dash this address। देखो तो इसमें ब्लैंक फिल करो तो
एक बार ये दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनमें ब्लैंक्स फिल करो। आई हैव सेंट सम लेटर्स डैश दिस एड्रेस एंड आई हैव रिसीव्ड सम लेटर्स डैश दिस एड्रेस। टू फ्रॉम आ गया। अब देखो है पता क्या, अगर हम लेटर्स भेज रहे हैं तो जहां पे भी हमने लेटर भेजा वो डेस्टिनेशन हो गया, तो हमने लिख दिया टू। अगर हम लेटर रिसीव कर रहे हैं तो जहां से भी लेटर हमारे पास आ रहे हैं वो ओरिजिन हो गया, तो हमने लिख दिया फ्रॉम। लेकिन जब हम ये टू और फ्रॉम लिखेंगे ना, तो हम ये मान रहे हैं कि ये एड्रेस हमारा अपना एड्रेस नहीं है, किसी और का एड्रेस है। अब थोड़े समय के लिए ये मान लो कि दिस एड्रेस हमारा अपना रेजिडेंस है। मान लो जो पर्सन ये कह रहा है दिस एड्रेस, वो दिस एड्रेस कह के अपने रेजिडेंस को रेफर कर रहा है, जहां पे वो रहता है उसे। तो दिस एड्रेस का मतलब थोड़े समय के लिए मान लो कि जो पर्सन ये बात कह रहा है वो दिस एड्रेस का मतलब अपना होम कह रहा है, मतलब अपने घर को कह रहा है दिस एड्रेस। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखो क्या होगा, फिर हमें लिखना पड़ जाएगा फर्स्ट में फ्रॉम। फ्रॉम लिखना पड़ेगा। आई हैव सेंट सम लेटर्स फ्रॉम दिस एड्रेस, मतलब मैंने इस एड्रेस से लेटर भेजे हैं। कहां भेजे हैं वो मैं नहीं बता रहा, क्योंकि जब मैं भेज रहा हूं तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, तो फ्रॉम आ जाएगा। अच्छा, अब अगर लिख दूं आई हैव रिसीव्ड सम लेटर्स, तो अब टू तो हम लिख नहीं सकते। टू क्यों नहीं लिख सकते, देखो समझना। टू इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि जो स्पीकर की अपनी लोकेशन होती है, टू हमेशा उससे डिस्टेंट पॉइंट होता है, उससे दूर का पॉइंट होता है। उसका अपना पॉइंट खुद टू नहीं हो सकता। तो अब हम यहां पे लिखेंगे एट। तो पता है, फर्स्ट में हम टू लिख सकते हैं, फ्रॉम लिख सकते हैं। टू हम तब लिखेंगे जब हम ये मान लें कि दिस एड्रेस जो है वो स्पीकर का अपना एड्रेस नहीं, कोई और एड्रेस है जहां पर उसने लेटर भेजे हैं। लेकिन अगर हम ये मान लें दिस एड्रेस उसका अपना खुद का रेजिडेंस है जहां पे वो रहता है, तो उसके साथ में हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में अगर हम फ्रॉम लिखेंगे तो हम मान लेंगे कि दिस एड्रेस कोई दूसरा एड्रेस है जहां से इसके पास में लेटर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम एट लिख देंगे तो हमें मानना पड़ेगा ये एड्रेस इसका अपना खुद का रेजिडेंस है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तो ये हो गया ओरिजिन पॉइंट और एंड पॉइंट की प्रिपरेशन हो गया फ्रॉम। तो जो भी सोर्स को रेफर करने वाले, ओरिजिन को रेफर करने वाले वर्ड्स होते हैं उनके सबके साथ में फ्रॉम लिखा करो। उसके बाद में आते हैं रेसिपेंट। भाई मान लो हमने कोई चीज किसी को भेजी, तो जो भी उसे रिसीव करेगा जिसके लिए वो चीज है, तो उसकी प्रिपरेशन टू। अच्छा, जो भी उस चीज को सेंड कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, उसकी प्रिपरेशन फ्रॉम। ठीक है। इनको देखो मैं एक दो एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे हमने लिखा दे लेंट ₹5,000 डैश हिम। दे borrowed ₹5,000 डैश हिम। ठीक है। अब देखो यहां पे समझना, अगर देने पैसे उधार दिए, लेंट का मतलब उधार देना होता है ना, तो इसका मतलब ये जो हिम है ये रेसिपेंट हो गया। रेसिपेंट का मतलब ये वो पर्सन हो गया जिसने पैसे रिसीव किए हैं, जिसको पैसे मिले हैं। तो ये रेसिपेंट हो गया, रिसीव करने वाला पर्सन हो गया, तो टू। अब दे borrowed ₹5,000, इन्होंने पैसे उधार लिए हैं। अगर इन्होंने पैसे उधार लिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमने पैसे दिए होंगे, तो ये सेंडर हो गया, लेंडर हो गया, जिसने पैसे दिए हैं, गिवर हो गया। तो इसके बाद हम लिख देंगे फ्रॉम। ठीक है। तो जो मतलब किसी चीज को रिसीव कर रहा है, जो रिसीविंग एंड पे, उसके लिए टू। जो उसको सेंड कर रहा है उसके साथ में फ्रॉम। ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमने लिखा है एक एग्जांपल, मोहन इज गुड डैश हिज नेबर्स। मोहन इज गुड डैश हिज नेबर्स। अब देखो, हमने मोहन के लिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज किया गुड। अगर हम किसी पर्सन को या किसी थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव गुड यूज करें, तो इसका मतलब दैट पर्सन और दैट थिंग मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ गुडनेस। उस थिंग में या उस पर्सन में जरूरी क्वालिटी ऑफ गुडनेस होगी। ठीक है। अब वो जो उसकी क्वालिटी ऑफ गुडनेस है वो किस पे जाती है, कौन उसको रिसीव करता है, उसका बेनिफिशियरी कौन है। तो यहाँ पे उसकी क्वालिटी ऑफ गुडनेस के रेसिपिएंट्स है, उसके बेनिफिशियरी उसके नेबर्स हैं।
जिन पे वो क्वालिटी का इफेक्ट जाता है, ट्रांसफर हो रहा है। भाई ये कोई अच्छा है कोई बुरा है हम कब जान पाते हैं? जब उसका कोई हमारे साथ में एक्सपीरियंस रहा हो, ठीक है। तो उसके नेबर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस ऐसा है जिसकी वजह से उसको अच्छा कहा जा रहा है, तो उसके नेबर्स रेसिपिएंट हो गए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू। तो देखो, ₹5,000 जो है वो मनी है, ठीक है। गुडनेस जो है एक क्वालिटी है, लेकिन ये दोनों ही ट्रांसफर हो रही हैं, दोनों ही ट्रांजिट हो रही हैं। तो जिस पे ये ट्रांसफर हो रही हैं, जिस पे ट्रांजिट हो रही हैं, जिसके पास ये जा रही हैं, वो डेस्टिनेशन है, रेसिपिएंट है, उसके लिए टू लिखा करो। अब मान लो यहाँ पे हम गुड एडजेक्टिव ना लिख के हम यहाँ पे लिख दें रूड, हम लिख दें पोलाइट, या हम लिख दें कैलस, या हम लिख दें इनडिफरेंट, या हम लिख दें सेंसिटिव, या हम लिख दें इनसेंसिटिव, या हम लिख दें कंसिडरेट। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? या हम लिख दें ऑनेस्ट। तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्वालिटी चेंज होगी, रिलेशन तो सेम रह जाएगा, ठीक है। चाहे हम क्वालिटी ऑफ गुडनेस की बात करें, चाहे हम क्वालिटी ऑफ रूडनेस की बात करें, चाहे हम क्वालिटी ऑफ कैलसनेस की बात करें, चाहे हम क्वालिटी ऑफ इंडिफरेंस की बात करें, तो हर एक हालत में जो हम एडजेक्टिव लिख रहे हैं किसी न किसी क्वालिटी के लिए यूज होते हैं। तो अगर हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे तो उसका मतलब उस नाउन में इनसे रिलेटेड जो क्वालिटी होती है वो होगी, तो उस क्वालिटी को जो भी रिसीव करेगा, जिसपे वो क्वालिटी जाएगी, उसके साथ में प्रीपोजिशन टू आ जाएगा। तो जो भी रेसिपिएंट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, उसके साथ में प्रीपोजिशन टू का यूज किया करो, ठीक है। वो चाहे किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का रेसिपिएंट हो, उसने कोई फिजिकल चीज रिसीव की हो, या उसने कोई इस तरीके की चीज रिसीव की हो, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, देखो। फिर हमने एक एग्जांपल लिखा, शी थ्रू द बॉटल डैश हिम, ठीक है। शी थ्रू डैश द बेबी डैश हिम। अब देखो, मान लो कोई पर्सन है, हमने उसकी तरफ बॉटल फेंकी इसलिए कि वो उसे कैच कर ले, मतलब हमने उसकी तरफ थ्रो किया इसलिए जिससे कि उसे पकड़ ले। उसको बॉटल चाहिए, पानी की चाहिए, किसी भी चीज की चाहिए, तो टू आ जाएगा। लेकिन अब मान लो हमने इस पर्सन को जो बॉटल दी है ना, वो इसलिए नहीं दी कि उसे पकड़ ले, कैच कर ले। हमने इस पे बॉटल इसलिए फेंकी क्योंकि हम इसको हर्ट करना चाहते हैं, हिट करना चाहते हैं, वो हमारा टारगेट है, तो हम लिखेंगे एट। तो अगर हम टू लिखेंगे तो हिम को हम मानेंगे रेसिपिएंट, जिसको हम कोई चीज दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके पास हम कोई चीज भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एट लिखेंगे तो वो रेसिपिएंट नहीं रहेगा, तो हो जाएगा टारगेट। और हमें पता है कि बॉटल के थ्रू भी किसी पर्सन को हिट या हर्ट या अटैक किया जा सकता है, मतलब जैसे किसी को पत्थर मारा, किसी को बॉटल मारी, तो चीजें ये अटैक के लिए यूज की जा सकती हैं। तो अगर हम एट लिखेंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा जो हिम है ना, वो हमारा टारगेट है, जिसको हम हिट या अटैक करना चाह रहे थे। अगर टू लिखेंगे तो इसका मतलब वो हम उसको हिट या अटैक करने के लिए उसके ऊपर बॉटल नहीं फेंक रहे हैं, हमने उसकी तरफ बॉटल इसलिए फेंकी जिससे उसे कैच कर ले, रिसीव कर ले, ठीक है। अच्छा, बॉटल के साथ तो चलो ये दोनों सिचुएशन पॉसिबल हैं कि बॉटल का रेसिपिएंट भी हिम हो सकता है और टारगेट भी हो सकता है। बेबी के केस में हमें केवल रेसिपिएंट ही मानना ठीक रहेगा, टारगेट तो हम नहीं मान सकते, बेबी के थ्रू कोई किसी को हिट या हर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे केवल टू लिखना। ये होती हैं प्रीपोजिशन जो डिपेंड करते हैं कॉन्टेक्स्ट पे, कि कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन यूज करनी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक साइड देख रहे होते हैं, एक साइड हमें दिखाई नहीं पड़ रही होती, तो हम उसको गलत मान लेते हैं किसी चीज को, ठीक है। देखो, फिर हमने एक थर्ड एग्जाम्पल लिखा। थर्ड एग्जाम्पल में हमने लिखा, द एंग्री मैन shouted dash the boys loudly। एक दूसरा, the drowning man shouted dash someone to help him, ठीक है। फिफ्थ, the man at the stand
shouted dash the taxi driver, but he did not arrive. अरे एग्जाम्पल ही मिट गया सारे गलती से। चलो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। देखो, द एंग्री मैन shouted dash the boys loudly। ठीक है। दूसरा, द ड्राउनिंग मैन shouted dash someone to help him। तीसरा, the man at the stand the man at the stand shouted dash the taxi driver, but he didn't arrive। ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं और हमें इन क्वेश्चंस में ब्लैंक्स फिल करने हैं। एक बार तो तुम लोग अपने आप बताओ, फिर मैं समझाता हूं। बेटा दो चार क्वेश्चन और हैं, पहले डिस्कस कर लो, फिर बाद में भूख लगे आंसर बता चला। द एंग्री मैन शाउटेड एट द बॉयज लाउडली, द ड्राउनिंग मैन शाउटेड एट समवन टू हेल्प हिम, द मैन एट द स्टैंड शाउटेड एट द टैक्सी ड्राइवर बट ही डिडंट अराइव। अब देखो यहां पे एक चीज समझना, वर्ब यहां भी शाउटेड है, वर्ब यहां भी शाउटेड है, वर्ब यहां भी शाउटेड है। एक चीज मैं तुम्हें और बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये मुझे लग रहा है 2014 या 2015 के सीपीओ मेंस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नरेशन के पेपर में क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन था। उसमें लिखा था द ड्राउनिंग मैन सेड हेल्प हेल्प हेल्प, ऐसा था। और उसके तीन चार ऑप्शन उन्होंने दे रखे थे, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट के तीन चार ऑप्शन दे रखे थे। द ड्राउनिंग मैन शाउटेड एट समवन टू हेल्प हिम, फॉर समवन टू हेल्प हिम, विद समवन टू हेल्प हिम, टू समवन टू हेल्प हिम, ऐसा था। ठीक है। अब इन्हें समझना, ये जो आदमी गुस्से में है ना, जो इन बॉयज पे चिल्ला रहा है लाउडली, तो इस कॉन्टेक्स्ट से हम जान सकते हैं कि ये इन बॉयज पे इसलिए चिल्ला रहा होगा क्योंकि वो उनको डांटना चाह रहा होगा। तो बॉयज उसके टारगेट हो गए, टारगेट हो गए तो एट आ गया। अब देखिए, अगर हम किसी को भी हिट करना या हर्ट करना चाहें बाय मींस ऑफ एक्शन या बाय मींस ऑफ स्पीच, तो हमारा टारगेट हो गया। अगर हम किसी भी टारगेट को हिट या हर्ट करना चाहें बाय मींस ऑफ एक्शन और बाय मींस ऑफ स्पीच, तो उसके लिए प्रिपरेशन लगेगा एट, तो इसमें एट आ गया। अच्छा, ये जो ड्राउनिंग मैन है ना, ये किसी पर्सन के लिए चिल्ला रहा है कि कोई आके इसकी मदद कर दे क्योंकि डूब रहा है। ठीक है। तो ये जो समवन है ना, ये पर्पस है, पर्पस। अच्छा, बॉयज जो है वो टारगेट हैं, जो आदमी गुस्से में चिल्ला रहा है उसके तो टारगेट हो गए बॉयज। लेकिन अब ये जो आदमी डूब रहा है, इसके लिए वो टारगेट तो होगा नहीं समवन, जो खुद ही मर रहा है, जिसको अपनी जान पे बनाई है, वो दूसरे पे क्या डांटेगा। ये इसका पर्पस है। द ड्राउनिंग मैन शाउटेड, व्हाई डिड ही शाउट, क्यों शाउट किया उसने, किस लिए शाउट किया उसने। तो शाउट उसने इसलिए किया कि कोई उसकी मदद करने के लिए आ जाए। तो फॉर, पर्पस की प्रिपरेशन फॉर होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आएगा फॉर। फिर हमने लिखा द मैन एट द स्टैंड शाउटेड एज द टैक्सी ड्राइवर, कि कोई मैन था स्टैंड पे और उसने किसी टैक्सी ड्राइवर पे शाउट किया, लेकिन वो आया नहीं। तो अगर वो नहीं आया तो इसका मतलब इसने ना तो गुस्से में उस पर चिल्लाया, ना उसके चिल्लाने का पर्पस टैक्सी ड्राइवर था, बल्कि इसने चिल्लाकर उसको एक मैसेज भेजा। जैसे हम शाउट करते हैं ना, तो शाउट करके हम मैसेज भी किसी को बुलाते हैं, भाई मोहन इधर आ जाओ। तो ये जो शाउट करना है ना, एक तरीके से मैसेज भेजना है। अब जो भी हमारा रेसिपिएंट है उस मैसेज का, उसके लिए हम प्रिपरेशन 2 लिख देंगे। अगर हम शाउट कर रहे हैं तो सोर्स तो हम खुद ही हो गए। अब जिस पर्सन के लिए हम शाउट करके मैसेज भेज रहे हैं वो हमारा रेसिपिएंट हो गया, वो टैक्सी ड्राइवर है, तो हम 2 लिख देंगे। वो अलग बात है कि उसने हमारे मैसेज को रिसीव करने के बाद में रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसा हम चाहते थे। हम चाहते थे वो हमारे मैसेज को सुनने के बाद हमारे पास आए कि वो उसको बुलाया जा रहा है, ठीक है, कोई सवारी है, लेकिन वो आया नहीं, वो अलग बात है।
तो इसमें आएगा शाउटेड टू द टैक्सी ड्राइवर। ठीक है। अच्छा, ये जो शाउट टू का हमने यूज लिखा है ना, यही कॉल टू का भी मीनिंग होता है। कॉल टू या शाउट टू का मतलब यही होता है, किसी का ध्यान खींचने के लिए उसको पुकारना। तो मतलब पुकारना भी एक तरीके का मैसेज भेजना होता है, कि हम उसको मैसेज भेज रहे हैं कि हमारे मैसेज को रिसीव करे और फिर उसके हिसाब से एक्ट करे। तो इसमें लिख दो शाउट टू द टैक्सी ड्राइवर, इसमें लिख दो शाउट फॉर समवन, क्योंकि डूबता हुआ आदमी जो मदद के लिए चिल्ला रहा है तो वो पर्पस है उसका चिल्लाना है। ठीक है, एक पर्पस के साथ चिल्ला रहा है तो फॉर लिख दो। और वो बच्चों को डांट रहा है, धमका रहा है, तो वो बच्चे उसके टारगेट हो गए तो ऐड लिख दो। अब एक मैं तुम्हें छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ, अगर समझ में आया हो। मतलब ये हो सकता है हमने पहले डिस्कस किया हो तो बताना, नहीं किया हो तो भी बताना। ही वॉज किल्ड बाय विद द स्टोन। ठीक है, जैसे हमने ये लिखा, ही वॉज किल्ड बाय या विद द स्टोन। अब बताओ इसमें से क्या आंसर सही है, ही वॉज किल्ड बाय द स्टोन या ही वॉज किल्ड बाय दिस। ही वॉज किल्ड बाय द स्टोन या विद द स्टोन, आंसर होता बेटा। अब देखो इसमें दोनों आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम विद लिखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा ये। अगर हम विद लिखेंगे ना तो स्टोन हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब किसी पर्सन ने स्टोन की मदद से उसे किल कर दिया, मतलब स्टोन का यूज करके किल कर दिया, जैसे गन का यूज करके किल कर दिया वगैरह वगैरह, तो हम लिख देंगे विद। लेकिन अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा रहा जो कहीं से जा रहा हो, कोई स्टोन उसके ऊपर गिर पड़ा। अब वहां पे कोई पर्सन नहीं है जिसने स्टोन का यूज किया हो उसको किल करने के लिए, लेकिन अगर स्टोन उसके ऊपर गिर पड़ा या ये स्टोन के ऊपर गिर पड़ा, तो फिर हम बाई लिखेंगे। अब पता है क्या, बाई भी सही है विद भी सही है। मीनिंग में क्या डिफरेंस है, विद प्रिपरेशन होती है इंस्ट्रूमेंट की, तो अगर हम विद स्टोन लिखेंगे तो इसका मतलब स्टोन इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर इसका मतलब इसका कोई ना कोई डूअर भी रहा होगा जिसने इसका यूज किया होगा। ठीक है, तो अगर हम विद द स्टोन लिखेंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा कोई पर्सन रहा होगा जिसने स्टोन का यूज करके इसको किल कर दिया होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मतलब एक्सीडेंटली कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी पर्सन के ऊपर पत्थर गिर गया। ठीक है, मान लो कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई नीचे से निकल रहा है, उसके ऊपर कोई बड़ा पत्थर गिर गया। ठीक है, या कोई पर्सन ही पत्थर के ऊपर गिर गया, या मतलब जो भी हुआ, लेकिन उसमें अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं है जिसने वो काम किया, तो फिर हम स्टोन को ही डूअर मान लेंगे और बाई लिख देंगे। तो अगर हम लिखते हैं ही वॉज किल्ड बाय द स्टोन तो भी सही है, ही वॉज किल्ड विद द स्टोन तो भी सही है। अबे हिले हुए डूअर हम इसको भी मान सकते हैं ना, अगर मान लो कोई काम करने वाला नहीं है तो हम स्टोन को ही डूअर मान के चलेंगे ना। तो बस यही है कि यहाँ पे ये जो हम एट लिख रहे हैं, फॉर लिख रहे हैं, टू लिख रहे हैं, ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। और ये बात अगर पहले कभी ना डिस्कस की तो इसका भी ध्यान रखना, ये बाई विद दोनों सही होते हैं, डिफरेंस क्या होता है वो मैंने समझा दिया। तो चलो 9 o'clock हो भी गया, 1 मिनट ज्यादा ही हो गया। ठीक है, आज के लिए काफी है। अब हम लोग मंडे को मिलते हैं, नेक्स्ट हमारी क्लास जो होगी वो मंडे को होगी। ठीक है, हाँ तो अभी प्रिपरेशन ही चलेगा, 2-3 क्लास और भी, तब तक अपना रिवीजन प्रैक्टिस करते रहो। बाकी सभी को बाय, थैंक्स एवरीबॉडी, गुड नाइट, टेक केयर।